नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 186 संप्रदाय प्रमुख की विपत्ति। गुफा के अंदर लेकिन क्यू पत्थर के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया, जिससे पूरी गुफा में जोरदार कंपन हुआ, जिसने चूजिंग, नानगोंगी, लिंचुवान और जिनलैन को भयभीत कर दिया और वे सभी उसे आतंकित होकर देखने लगे। उन्हें गुफा के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा लेकिन क्यू की ओर तेजी से बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, जिससे वे हैरान थे क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन क्यू ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों से एक असामान्य प्रकाश निकला, जिससे तीनों भूतों और एक दानव को ऐसा लगा जैसे वे कुछ देख रहे हों। वह खड़ा हुआ और अपनी असाधारण गति तकनीक का उपयोग करके गुफा से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। वह किंगशियाओ पर्वत की चोटी पर पहुंचा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके चारों ओर ऊर्जा का एक भंवर प्रकट हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी। अंततः उन्हें आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला और इस अवसर के प्रकट होने के साथ ही उन्होंने एक दिव्य शक्ति का अनुभव किया। जी हाँ, ये तियानवेई है। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे ऐसा महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई सर्वोच्च शक्ति उसे देख रही हो और पर्दे के पीछे से उस पर दबाव डाल रही हो। उसने अपने मन की बात मानते हुए पर्वत की चोटी तक का सफर तय किया, जहां पर्वत की बाधा के बिना वह आकाश की शक्ति को बेहतर ढंग से महसूस कर सकता था। उसकी निगाहों के सामने आकाश में काले बादल घिरने लगे, जिनकी तीव्रता तेजी से बढ़ने लगी और वे तेजी से दमनकारी होते चले गए। लिक्विन क्यू को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। ये पहली बार था जब उन्हें किसी दिव्य विपत्ति का सामना करना पड़ा था। ताइकिंग हुनयुआन धर्मग्रंथ में विपत्तियों से पार पाने की विधियां और अमृतत्व प्राप्त करने का मार्ग वर्णित है। प्रत्येक विपत्ति में जब कोई व्यक्ति किसी प्रमुख क्षेत्र को पार करता है तो उसे एक दिव्य विपत्ति का सामना करना पड़ता है। यदि वह इसे पार कर लेता है तो उसका रूपांतरण होता है, यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका भविष्य अवरुद्ध हो जाता है। यदि वह बच भी जाता है तो भी अपनी सर्वोच्च अवस्था में लौटना कठिन होता है। लेकिन क्यू ने दाववादी चार्ट पैनल उठाया और एक बार फिर अपने भाग्य को देखा। स्वर्गीय गर्जन आध्यात्मिक मूल, एक दुर्लभ एकल गुण आध्यात्मिक मूल जिसमें गर्जन गुण वाली दाववादी कलाओं के लिए असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा होती है। गर्जन की विपत्तियां वास्तव में स्वर्गीय गर्जन आध्यात्मिक मूल वाले लोगों के लिए सहायक होती हैं। यह एक प्रोत्साहन है। लेकिन क्यू को राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह कुछ हद तक बेचैन थी। इसे बढ़ावा देने वाला बताया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि इससे चोट नहीं लगेगी। नहीं, हम लापरवाही नहीं कर सकते। लेकिन क्यू ने गहरी सांस ली, पालथी मारकर बैठ गया और अपने सिर के ऊपर छाए काले बादलों को घूरते हुए स्वर्गीय आपदा के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। किंगजियाओ पर्वत अभी भी कांप रहा था, हालांकि इसकी तीव्रता कम हो रही थी। शिखर से गरजने की आवाज आने लगी और विशाल काले बादल फैलने लगे, जिससे पर्वत पर और नीचे स्थित शिष्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। यहाँ तक कि आसपास के अन्य पर्वतों के शिष्यों ने भी मुड़कर देखना शुरू कर दिया। लिक्विन क्यू ने महसूस किया कि कोई लिंगजियाओ कोर्टयार्ड की ओर भाग रहा था और झांग यूचुन, ली डोंग्यू और युआन क्यूई उनमें से थे। जैसे ही वे लिंगशियाओ अकादमी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, किसी को भी पर्वत की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं है। मैं कष्ट भोग रहा हूं। उनकी आवाज बुलंद थी और दूर दूर तक सुनाई देती थी। झांग यूचुन और पहाड़ पर चढ़ रहे अन्य लोग, साथ ही आवाज सुनने वाले सभी शिष्य, सभी स्तब्ध रह गए। कष्टों से परे, उन्हें सहज रूप से लगा कि उन्होंने गलत सुना है। गड़गड़ाहट, गरज की धीमी आवाज ने उन शिष्यों को चौंका दिया जो अभी भी स्तब्ध थे। झांग यूचुन ने गहरी सांस ली, युआन क्यूई और अन्य अनुयायियों की ओर मुड़ा और कहा, संदेश पहुंचा दो। विशेषकर जियांग शिखर पर शिष्यों को तलवारों पर सवार होकर किंगजियाओ पर्वत की चोटी के पास उड़ने की अनुमति नहीं है। सभी लोग तुरंत सहमत हो गए और पहाड़ से नीचे दौड़ पड़े, ये खबर फैलाते हुए कि उनके संप्रदाय का नेता विपत्ति में है। ये खबर सुनकर हर शिष्य स्तब्ध और भ्रमित हो गया। हम किस विपत्ति से गुजर रहे हैं? लीडोंग्युए से पर्वत की चोटी की ओर देखने पर आकाश गहरा काला हो गया था और बिजली की लकीरें अजगर और सांपों जैसी दिख रही थीं, जो गरजते बादलों में आपस में गुंथी हुई थी, विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। बड़े भाई, लीडोंग्युए यह नहीं बता सकती थी कि कष्ट भोगना अच्छी बात है या बुरी बात, लेकिन आकाश की अपार शक्ति ने उसे बेचैन कर दिया। उसे चिंता थी कि ली किंगकियू के साथ कुछ हो सकता है। झांग यूचुन ने उसे सांत्वना नहीं दी। वह मुड़ा और समग्र स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और किंगशियाओ पर्वत को अराजकता में डूबने से बचाने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। लेकिन क्यू को और किसी बात की परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान स्वर्गिक संकट पर केंद्रित था। जिनलांग अचानक उसके कंधे तक आ गया और उसके साथ आकाश की ओर देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन क्यू ने आश्चर्य से पूछा। जिनलांग ने उत्तर दिया, मैं अपने स्वामी के साथ जीऊंगा और मरूंगा। उसकी आवाज ठंडी थी, फिर भी उसमें बचपना झलक रहा था, जैसे किसी 15 या 16 साल के लड़के की आवाज में होता है। लेकिन क्यू अप्रत्याशित शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। राक्षसों की भावनाएं मनुष्यों की भावनाओं से कम गहरी नहीं होती। जीवन और मृत्यु को साझा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरे लिए अच्छी बात है। मैं एक उच्चतर लोक में प्रवेश करने वाला हूँ। तुम नीचे जाओ और प्रतीक्षा करो। मैं इसे संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। लेकिन क्यू ने जिनलांग को पकड़ा और उसे अपने पीछे फेंक दिया। उसने तिरछी नजर से लिंचुवान, नांगोंगी और चूजिंग की ओर देखा और कहा, तुम भी, आकाशीय बिजली तुम्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए दूर रहो। ये देखकर कि लेकिन क्यू झूठ नहीं बोल रही थी। तीनों भूतों के पास जिनलांग के पीछे पहाड़ से नीचे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे और उनकी निगाहों के सामने ध्यानमग्न लेकिन क्यू अचानक ऊपर की ओर तैरने लगी।
लेकिन क्यू खुद भी काफी हैरान था, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया क्योंकि वह दूसरों के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे हवा में उठा लिया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे स्वर्गीय विपत्ति का सामना करने के लिए ऊपर उठा रहा हो। ईश्वरीय शक्ति अभी भी अभिव्यक्त हो रही थी और गरज की आवाज तेज होती जा रही थी। इसी बीच संप्रदाय के नेता पर आने वाली विपत्ति की खबर पहाड़ पर फैल गई, जिससे अधिक से अधिक शिष्य छतों और पेड़ों की चोटियों पर चढ़कर पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगे। पर्वत की तलहटी में जूहुंग और उनकी मां जूशी ने शी नदी को पार ही किया था कि उन्होंने किंगशियो पर्वत की चोटी की ओर देखा और दमनकारी बादलों को देखकर भौहें सिकुड़ी। बारिश होने वाली है, हमें जल्दी करनी होगी, जूहुंग ने कहा। सुश्री जू ने सिर हिलाया, फिर अपने बेटे को गोद में उठाया और अपनी चाल तेज कर दी। गड़गड़ाहट, एक जोरदार गर्जना से जू का बेटा ली हुआइजेन चौंक गया, जो अपनी मां की बाहों में कसकर लिपटा हुआ था। जब वे किंगशियो पर्वत की तलहटी में स्थित पर्वत द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किंगशियो संप्रदाय के शिष्य भी पर्वत की चोटी की ओर देख रहे थे और बारिश से बचने के लिए आश्रय नहीं ढूंढ रहे थे। शिष्य तलवारों के बल पर पर्वतीय जंगल से निकले, तेजी से पर्वतीय द्वार से गुजरे और जियांग शिखर की ओर चल पड़े। पंथ के नेता को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, किसी को भी तलवारों के बल पर ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं है। शिष्यों ने वही वाक्य दोहराया, जिससे द्वारपाल अचंभित रह गया। जूहुंग और जूशी भी स्तब्ध रह गए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने गलत सुना था। क्या आकाश में मंडराते बादल ली किंगकियू की विपत्ति से संबंधित हो सकते हैं? अल्पविराम, ली किंगकियू, जो हवा में पालती मारकर बैठे थे, आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए थे। उनके वस्त्र तेजी से लहरा रहे थे। उन्होंने सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया था और ताइकिंग हुनेवान शास्त्र का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और लगभग तुरंत ही सैकड़ों फीट की दूरी तय करते हुए बिजली की एक तेज चमक उस पर गिरी। सुन्न हो जाना, लेकिन किंगकियू की पहली प्रतिक्रिया यही थी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, जिससे उसे कुछ हद तक राहत मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय गर्जन आध्यात्मिक मूल वास्तव में बहुत प्रभावी है। यामाशिता, शेन युए और जूनिंग पेड़ की चोटी पर 10 फीट की दूरी पर खड़े थे। जब उन्होंने ली किंगकियू पर बिजली गिरते देखी तो उनके दिल कांप उठे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ली किंगकियू का शरीर न तो हिला और न ही गिरा, और उन्होंने राहत की सांस ली। अमरता की साधना करना और कष्ट भोगना, क्या स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध करने का यही अर्थ है? मुझे आश्चर्य है कि बिजली के प्रकोप का सामना करने से पहले साधना का कौन सा स्तर प्राप्त करना आवश्यक है। शेन युए ने मन ही मन आह भरी। स्वर्ग की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह भयभीत हो गया। उसे यह कल्पना करना कठिन लग रहा था कि ली किंगकियू ने इसे कैसे सहन किया होगा। उसने ध्यानपूर्वक अवलोकन करने और भविष्य में आने वाली विपत्ति के लिए तैयारी करने का निर्णय लिया। जूनिंग भी यही सोचती थी। संप्रदाय में दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते वह स्वर्गीय आपदा और आदिम अराजकता शास्त्र के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझ सकती थी। उनकी आकृतियों का अनुसरण करते हुए पहाड़ से नीचे देखने पर आप पेड़ों की चोटियों, छतों और चट्टानों पर खड़े कई लोगों को देख सकते हैं। झाओ जैन, जू जिन, ली यांग, हान लैंग, जी या यांग ज्यूडिंग, चेन कैंगहाई, चाय युनशांग और अन्य, और संख्या अभी भी बढ़ रही है। उन्होंने दहशत भरी निगाहों से देखा कि बिजली की तेज चमक पहाड़ की चोटी पर गिरी। वे ली किंगकियू को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी पर्वत की चोटी पर लगातार बिजली गिरते हुए देखी थी। ये दृश्य काफी शानदार था। बूम बूम बूम, बिजली की तेज चमक ली किंगकियू पर गिरी। उनके वस्त्र लगातार लहराते रहे, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उनके वस्त्र अच्छे पदार्थ से बने थे, बल्कि बात यह थी कि दिव्य बिजली उनके वस्त्रों को पार करके उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी। आकाशीय बिजली मानो केवल संकट से गुजर रहे लोगों को ही निशाना बना रही थी। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने ली किंगकियू को ऊपर उठा लिया, जिससे पर्वत की चोटी को नुकसान होने से बचाया जा सका। बिजली की कड़ियां तेजी से गिरने लगी और ली किंगकियू का पूरा शरीर सुन्न हो गया। साथ ही उसके शरीर में खुजली होने लगी, मानो उसकी हड्डियों के अंदर कीड़े रेंग रहे हों। उसे अपनी आंखें फिर से बंद करनी पड़ी और ताइकिंग हुनेवान शास्त्र की मानसिक तकनीकों का अभ्यास शुरू करना पड़ा। आंतरिक ऊर्जा संवर्धन के बार बार अभ्यास के माध्यम से वह धीरे धीरे अपने शरीर में मौजूद असामान्यताओं का अभ्यस्त हो गया और यहाँ तक कि उनका आनंद भी लेने लगा। कुछ समय बाद ली किंगकियू ने स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक चेतना को मजबूत होते हुए महसूस किया। यहाँ तक कि आंखें बंद होने पर भी दुनिया उसकी आंखों के सामने और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। अचानक ली किंगकियू की चेतना एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई। वह अपने शरीर के अंदर सब कुछ देख सकता था, रक्त वाहिकाएं, मांस और रक्त, आंतरिक अंग, हड्डियां इत्यादि। वह जूम आउट करके खून में छिपे रहस्यों को भी देख सकता था। इस अनुभूति ने ली किंगकियू को उत्सुक कर दिया, जिसने मन ही मन सोचा, क्या ये पौराणिक आंतरिक दृष्टि हो सकती है? ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरीर के भीतर हर चीज को एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी से देख रहा हो जिसमें कोई भी कमी न रह गई हो। उसकी जीवन शक्ति एक विशाल सागर की तरह उमड़ रही थी। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पहाड़ों की तरह ठोस थीं और उसके मांस और रक्त में अनगिनत छोटे छोटे संसार समाहित थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना के रूपांतरण ने ली किंगकियू को अपने भौतिक शरीर की गहरी समझ प्रदान की। इसके अलावा ली किंगकियू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी आध्यात्मिक चेतना इंद्रियों के शून्य से निकलकर एक मूर्त शक्ति में परिवर्तित हो रही है। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने शरीर से बाहर स्थानांतरित किया और नीचे पड़े एक पत्थर को घूरने लगा। उसके आदेश पर पत्थर ऊपर उठ गया, मानो वह उसकी अपनी भुजा हो। क्या यही आध्यात्मिक जागरूकता की सच्ची अवस्था है? ली किंगकियू में नई ऊर्जा भर गई, मानो उसने एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो। वह अपनी आध्यात्मिक चेतना को नियंत्रित करते हुए कष्टों का सामना कर रहा था। जब वह उत्तेजना की स्थिति में था तो किंगशियाओ संप्रदाय के सभी दसियों हजार शिष्य उसके लिए चिंतित थे। यहाँ तक कि पर्वत की तलहटी में मौजूद शिष्य भी आकाश में बिजली की चमक देख सकते थे, जिसे बादल और कोहरा पूरी तरह से छिपा नहीं पा रहे थे। इस स्वर्गीय विपत्ति के कारण उत्पन्न हुई हलचल इतनी भीषण थी कि इसने शिष्यों के बीच गर्मागर्म बहसें छेड़ दी। मार्शल आर्ट के मंच पर ये नानपालथी मारकर जमीन पर बैठा था, अपने घावों को ठीक कर रहा था और अपने चेहरे पर भय का भाव लिए पहाड़ की चोटी की ओर देख रहा था। संप्रदाय के नेता को किस प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है? यांग जुवान एक तरफ खड़ी होकर पर्वत की चोटी की ओर देख रही थी।
इसी क्षण एक शिष्य अपनी तलवार पर सवार होकर नीचे उतरा और चिल्लाया, पंथ का नेता अपने भौतिक शरीर के साथ दिव्य बिजली की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। धमाका। यहाँ मौजूद शिष्य और भी अधिक उत्साहित हो गए और उनकी चर्चाएं और भी तेज हो गईं, लेकिन उनकी आवाजें कितनी भी तेज क्यों न हो, वे गरज की आवाज को दबा नहीं सके। बिजली की गड़गड़ाहट पहाड़ों में गूंज उठी और जंगल में जंगली जानवर बेकाबू होकर भागने लगे। आकाशीय बिजली के दर्जनों झटकों को सहने के बाद लिकेंकियू ने स्पष्ट रूप से स्वयं को एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश करते हुए महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और बहुत तेजी से जीवन शक्ति में परिवर्तित होने लगी। जैसे जैसे इसकी जीवंतता बढ़ी, वैसे वैसे इसके मूल स्वरूप में भी परिवर्तन आया। आध्यात्मिक चेतना का क्षेत्र। जब लिकेंकियू ने वास्तव में इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र की विशिष्टता को महसूस किया और उनकी शारीरिक इंद्रियां भी तदनुसार बढ़ गईं। अध्याय 187 आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में सफलता। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से लिकेंकियू की ओर बढ़ने लगी, एक भयंकर हवा चलने लगी, जिससे किंगशियो पर्वत के जंगल हिंसक रूप से हिलने लगे, मानो हरी लहरें पहाड़ की ढलान पर फैल रही हों। जून के खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे, उनके वस्त्र फहरा रहे थे, जिससे वह किसी अमर व्यक्ति की तरह लग रही थी जो पेड़ की चोटी पर हवा का सामना करते हुए अविचलित खड़ी हो। उसकी निगाहें आकाश में मंडराते बादलों पर टिकी हुई थीं और किसी कारणवश उसे उनमें उड़ जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या ये भी विपत्ति का एक हिस्सा हो सकता है? जूनिंग ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सावधानीपूर्वक सोचने लगी। यदि वास्तव में ऐसा है तो यह स्वर्गीय संकट बहुत ही भयावह है, जो देखने वालों को भी मोहित करने में सक्षम है। शेनयू के विचार लिकेंकियू के विचारों जितने जटिल नहीं थे। वह बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि अपनी विपत्ति से उबरने के बाद लिकेंकियू कितनी शक्तिशाली होगी। शिष्य लिकेंकियू की विपत्ति के बारे में जानकारी फैलाने के लिए लगातार पहाड़ पर आते जाते रहे। अब पूरा संप्रदाय इस दिव्य विपत्ति को लेकर चिंतित है। कुछ लोग लिकेंकियू की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह इस कष्ट से क्यों गुजर रहा है, और कुछ लोग जैसे शेनयू ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कष्ट के बाद उसके साथ क्या होगा। जब आकाशीय बिजली की 99वीं कड़कड़ाई गिरी तो आकाशीय विपत्ति अचानक रुक गई और उसके बाद आकाशीय बिजली नहीं गिरी। पहाड़ों को घेरे हुए भयानक दैवीय शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। जैसे ही सूर्य की एक किरण बादलों को चीरते हुए किंगशियाओ पर्वत और जियांग शिखर के बीच चमकी, कई शिष्यों ने राहत की सांस ली और दोनों चोटियों पर हलचल बढ़ती चली गई। लिकेंकियू की आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। चूंकि आपने अपनी पहली दिव्य परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है, जिसने दाओवादी वंश की साधना के मार्ग की समझ को गहरा किया है और वंश के शिष्यों के हृदयों में स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध की अवधारणा को स्थापित किया है, जो वंश के विकास में एक मील का पत्थर है, इसलिए आपको एक दिव्य शक्ति की विरासत का पुरस्कार दिया जाता है। अलौकिक शक्तियां विरासत में मिलने पर क्या पुरस्कार मिलते हैं? ये बुरा नहीं है, सामान्य विरासत पुरस्कारों से बेहतर है, बस अफसोस की बात यह है कि यह भाग्य चयन का अवसर नहीं है। लिकेंकियू ने चुपचाप चिंतन करते हुए अपनी साधना को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके युवांची भंडार दोगुने हो गए। इस समय स्वपरिष्कृत राक्षसी शरीर का भाग्य अपना प्रभाव दिखाने लगा। उनका शरीर मानो एक अथाह गड्ढे की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था और उसे युवांची में परिवर्तित कर रहा था, जो सफलता से पहले की गति से कहीं अधिक थी। आकाश में मंडराते बादल धीरे धीरे छंट गए और सूरज की रोशनी तेजी से नीचे आने लगी, जिससे किंगशियाओ गेट पर एक बार फिर दिन का उजाला दिखाई देने लगा। यह विपत्ति आधे घंटे से भी कम समय तक चली, लेकिन शिष्यों को ये पूरे दिन के समान प्रतीत हुई। वे संप्रदाय के नेता की विपत्ति की प्रगति जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए बड़ी संख्या में शिष्य पहाड़ पर चढ़ गए। झांग यूचुन ने तुरंत चाई युनशान को आदेश दिया कि वह अपने आदमियों के साथ शिष्यों को रोके और उन्हें लिकेंकियू को परेशान करने से रोके। चारों ओर देखने पर पता चला कि पहाड़ी रास्ता लोगों से खचाखच भरा हुआ था। युनकाई और उसके साथ साथ ही जंगल में खड़े थे और उन्हें दूर से देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि संप्रदाय में कई शिष्य हैं, लेकिन आज उन्हें देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने साथी शिष्यों की संख्या का गलत अनुमान लगाया था। मैंने तो विपत्तियों के बारे में सिर्फ मिथकों और किंवदंतियों में ही सुना है। क्या संप्रदाय का नेता सचमुच अमर है? बकवास। अगर संप्रदाय का नेता अमर न होता तो क्या किंगशियाओ संप्रदाय इतनी तेजी से विकसित हो पाता? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या बिजली के झटके उसके वस्त्रों को फाड़ देंगे? मुझे लगता है कि तुम बस उसके शरीर के प्रति वासना से ग्रस्त हो। अरे बाप रे, बकवास मत करो। तुम अपनी बातों से दिन ब दिन और भी ज्यादा अभद्र होते जा रहे हो। जब सातों महिला शिष्याएं बातें कर रही थीं, तभी वे आपस में मजाक मस्ती करते हुए लड़ने लगीं। युनकाई को उनकी बातचीत सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि लिकेंकियू के साथ कुछ हो सकता है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर रखी बांसुरी पर टिका हुआ था। उसकी हथेली सफेद पड़ गई, जिसके कारण बांसुरी से 3 पहाड़ी मधुमक्खियां उड़कर बाहर आ गईं। अल्पविराम। पहाड़ के नीचे के शोर की परवाह किए बिना लिकेंकियू ने अपनी साधना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही सूरज डूबता है और चांद निकलता है, यहाँ तक कि रात होने पर भी किंगशियाओ पर्वत पर चहल पहल बनी रहती है और प्रत्येक आंगन की बत्तियां पूरी रात जलती रहती हैं। लिकेंकियू अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, लेकिन यह गतिविधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लिकेंकियू को अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचने में 3 दिन और 3 रातें लगीं। आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र का पहला स्तर। 28 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के पहले स्तर पर लिकेंकियू को इस बात का यकीन नहीं था कि अतीत की तुलना में उनकी साधना की गति कैसी रही होगी, लेकिन उनका मानना था कि वर्तमान समय में दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन उठते ही उन्होंने उस भावना को तुरंत त्याग दिया। संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए और किंगशियाओ संप्रदाय को आगे ले जाने के लिए हमेशा दुनिया के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वह पहाड़ से नीचे उतरा और लिनचुवान, नानगोंगी और चूजिंग तुरंत उसकी हालत देखने के लिए उसके पास आ गए। जिनलैंग भी उसके कंधे पर कूद गया। बहुत बढ़िया, मैं अब एक उच्च स्तर पर पहुंच गया हूं। जब आप पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचेंगे, तब आप मेरे महान क्षेत्र की प्रशंसा कर सकेंगे। लिकेंकियू ने धीरे से हंसते हुए भूतों और राक्षसों को मोहित कर लिया।
चू जिंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी, गुरुजी, जब बिजली आप पर गिरी तो क्या आपको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? लेकिन कियू ने चिढ़कर कहा, दर्द ना हो भला, ये तो आत्मा को झकझोर देने वाला दर्द है। लेकिन मैं तो किंगशियाओ संप्रदाय का नेता हूँ, भला मैं दर्द से चीख कैसे सकता हूँ? चाहे कितना भी दर्द हो, मैं सह सकता हूँ। चू जिंग किंग कियू के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरा हुआ था। नानगोंगी और लिनचेन उसे श्रद्धा से देख रहे थे, उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। यहाँ तक कि जिनलांग ने भी अपना सिर झुकाकर उसे देखा। हालांकि ली किंग कियू अपनी बढ़ाई कर रहा था, पर वह ये सब दूसरों के भले के लिए कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लोग दिव्य बिजली की शक्ति को गलत समझें। पहाड़ से उतरते समय वे बातें करते रहे। दोपहर के कुछ ही समय बाद ली किंग कियू लिंगशियाओ आंगन में पहुंची, जहां ली डोंग्युए अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही ली डोंग्युए ने आश्चर्य से ऊपर देखा और तुरंत उसका अभिवादन करने चली गई। वह ली किंग कियू के पास आए और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? ली किंग कियू ने घबराकर पूछा। सौभाग्य से ली डोंग्युए ने किसी भी ऐसी जगह को नहीं छुआ जहां उसे नहीं छूना चाहिए था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। उसने थोड़ी नाराजगी के साथ ली किंग कियू की ओर देखा और कहा, मैं बस आपके बारे में चिंतित थी, बड़े भाई। आप वाकई अजीब हैं, आपने हमें अपनी मुसीबत के बारे में पहले से नहीं बताया। ये सब अचानक हुआ। ली किंग कियू के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसके बाकी सभी छोटे भाई बहन अपने अपने काम पर चले गए थे, लेकिन ली डोंग्युए अभी भी यहीं थी। भला वह भावुक क्यों न होता? यह ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं पहले से अनुमान लगा सकूं, सफलता का एहसास अचानक ही होता है, ली किंग कियू ने बेबसी से जवाब दिया। ये सुनकर ली डोंग्युए की भौहें तन गईं और उसने ली किंग कियू को लंबी मेज पर बैठने के लिए खींचा और फिर उसके लिए चाय डाली। बड़े भाई, आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? ली डोंग्युए ने उत्सुकता से पूछा। ली किंग कियू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। मैंने अब पोषण सार क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लिया है और आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के एक उच्च स्तर पर पहुंच गई हूँ। ली डोंग्युए की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर से भी आगे? बड़े भाई, आप तो कमाल हैं। उसके हाव भाव और लहजे ने ली किंग कियू के अहंकार को काफी हद तक संतुष्ट किया। ली किंग कियू ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा भी ये दिन आएगा। ली डोंग्युए का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे डर है कि मैं मरने से पहले पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर को कभी नहीं देख पाऊंगी। इन शब्दों ने ली किंग कियू के उत्साह को तुरंत कम कर दिया। उसने फ्राउनिंग किया, सफलता की खुशी भविष्य की चिंताओं से दब गई। लिंकई हॉल का विकास हो चुका है, इसलिए आपको इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत नहीं है। अपने शिष्यों को अधिकार सौंप दीजिए, इससे आपको साधना के लिए अधिक समय मिलेगा और आपके शिष्य भी प्रसन्न रहेंगे। वे भी अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे, ली किंग कियू ने गंभीरता से कहा। ली डोंग्युए ने उसकी ओर देखकर पूछा, फिर भी मेरी साधना की गति अभी भी तेज नहीं है। इतने निराशावादी विचार मत रखो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे 9वें स्तर तक पोषण युवान साधना अवश्य ही प्राप्त करनी है, हॉल मास्टर होने का अपना अहंकार त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ साधना करनी है। इसके अलावा मेरे यहाँ रहते हुए, चाहे इसका मतलब तुम पर संसाधन खर्च करना ही क्यों न हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे कनिष्ठ भाइयों और बहनों को आगे बढ़ने में मदद करूंगा। ली किंग कियू ने गंभीरता से कहा और अंत में उनका स्वर दबंग हो गया। किंगशियाओ संप्रदाय उन्हीं का है और वे अपने शिष्यों के साथ यथासंभव निष्पक्ष व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन संप्रदाय के संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण रहेगा। वे स्वाभाविक रूप से अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों का पक्ष लेंगे और दूसरों की बातों से नहीं डरेंगे। ली डोंग्युए उनकी निगाहों से दंग रह गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो मुझे सच में कड़ी मेहनत करनी होगी और जितना हो सके बड़े भाई के साथ रहकर साधना करनी होगी। ली किंग कियू ने अपना हाथ उठाया और ली डोंग्युए ने पहल करते हुए नीचे झुककर अपना सिर उसके पास रखा ताकि वह उसकी मालिश कर सके। दोनों बीते दिनों को याद करने लगे। हालांकि वे अभी भी युवा थे, लेकिन जब भी वे अकेले होते वे हमेशा अपने बचपन के बारे में बातें करते थे। उसी दिन ये खबर फैली कि संप्रदाय के नेता ने अपनी साधना को सुदृढ़ कर लिया है। ली किंग कियू अपनी गुफा में नहीं लौटे, बल्कि लिंगशियाओ प्रांगण में प्रतीक्षा करते रहे। एक एक करके हॉल मास्टर और शिष्य उनसे मिलने आए। जब उन्होंने देखा कि वे वास्तव में ठीक हैं, तभी उन्हें पूर्ण राहत मिली। जैसे ही शाम ढलने लगी, ली किंग कियू लिंगशियाओ आंगन से बाहर निकले और पहाड़ की ओर नीचे उतरने लगे ताकि अधिक से अधिक शिष्य उन्हें देख सकें। जब एक शिष्य ने ली किंग कियू से पूछा कि वह किस कारण से कष्ट भोग रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई से उत्तर दिया। एक अन्य शिष्य ने उनसे पूछा कि विपत्ति पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। उन्होंने उत्तर दिया कि विपत्ति पर विजय प्राप्त करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, परंतु एक बात निश्चित है, स्वर्गीय विपत्ति से बचा नहीं जा सकता और इसका सामना सीधे स्वर्गीय बिजली की तरह करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में संप्रदाय शिष्यों को विपत्ति पर विजय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए मंत्रोच्चारण और जादुई कलाकृतियों का अध्ययन करेगा। उनकी बताई योजना से उनके शिष्य बेहद उत्साहित हो गए। पहाड़ पर 1 घंटे तक घूमने के बाद ली किंग कियू आखिरकार पहाड़ की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ी रास्ते के एक हिस्से पर पहुंचा तो अचानक जंगल से एक व्यक्ति निकला। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह यूनकाई था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली किंग कियू ने आश्चर्य से पूछा। ये लड़की तो लाइट भी नहीं जलाती, क्या वो लोगों को डराने की कोशिश कर रही है? यूनकाई उसके पास गई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर राहत की सांस ली। उसने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मैंने हृदयबक्षी मधुमक्खियों को पालना शुरू कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें युद्ध में उतारने में 1 साल और लगेगा। ली किंग कियू को बर्तन के अंदर सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त छोटी छोटी चीजों की हलचल महसूस हुई। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे सचमुच परिष्कृत कर सकते हो। तुम कमाल हो। मैं तियानगोंग हॉल की वुशिंग्युए से तुम्हारे लिए एक विशेष जादुई कलाकृति बनवाऊंगा जिसमें तुम अपनी और ईटिंग बीज रखोगे। यूनकाई ने सिर हिलाया और हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। ली किंग कियू ने भौहें चढ़ाईं। ये लड़की क्या कर रही थी? संप्रदाय के गुरु, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं आपका बोझ और अधिक बांटना चाहता हूँ। हृदय भक्षक मधुमक्खियां मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, वे मेरे लिए बहुत आसान हैं। मैं सचमुच शक्तिशाली मंत्र सीखना चाहता हूँ, यूनकाई ने ली किंग कियू को घूरते हुए गंभीरता से कहा।
इतना ही, लेकिन क्यू ने राहत की सांस ली लेकिन गंभीरता से कहा, तुम्हारा साधना स्तर बहुत कम है। अभी बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास करने से तुम्हारी प्रगति में केवल देरी होगी। जब तुम पोषण युवान क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच जाओगे तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं आशा करता हूं कि तुम संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य बनोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सबसे मजबूत बादलों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस संप्रदाय में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं। हालांकि वह आत्मविश्वास से भरी है लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है। लेकिन चूंकि ली किंगक्यू ने ऐसा कहा है इसलिए उसे उस लक्ष्य की ओर काम करना ही होगा। युनकाई किंगशियाओ संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली शिष्या बनने और दुनिया को यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि ली किंगक्यू का निर्णय सही था। वह उसकी रक्षा उसी तरह करना चाहती थी जैसे ली किंगक्यू ने उसकी रक्षा की थी। अध्याय 188 देवताओं को शांत करने के लिए पहाड़ों को हिलाना। युनकाई से कुछ देर बातचीत करने के बाद ली किंगक्यू पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा और रास्ते में उसकी मुलाकात युआनली से फिर से हुई। युआनली ने जब से शरीर साधना का मार्ग अपनाया है तब से वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि उनकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा है लेकिन उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। युआनली भी ली किंगक्यू को देखकर उतना ही उत्साहित था और वह ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक था कि विपत्ति से गुजरने के बाद ली किंगक्यू में किस तरह का परिवर्तन आया है। ली किंगक्यू ने अपने प्रिय शिष्य से कुछ भी नहीं छिपाया। युआनली ने जो भी पूछा उन्होंने उसका जवाब दिया और युआनली की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। अंत में ली किंगक्यू ने युआनली को बहुत प्रोत्साहन दिया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह भविष्य में संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य बन सकता है, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाला युआनली उत्साहित हो गया। गुफा में वापस आने के बाद ली किंगक्यू पत्थर के पलंग पर बैठ गई और अंगड़ाई ली। नानगोंगी प्रकट हुए और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आपके हृदय में संप्रदाय के भविष्य में सबसे बलाभावी शिष्य कौन है? लिनचुवान और चूजिंग भी उतनी ही उत्सुकता से तैरते हुए वहां आ गए। वे ली किंगक्यू के पीछे पीछे चले और उन्होंने उसे कई शिष्यों की प्रशंसा करते हुए सुना, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि कौन से शब्द सत्य थे और कौन से असत्य। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि किंगशियाओ संप्रदाय में वाकई कई प्रतिभाशाली छात्र थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जब ये प्रतिभाशाली छात्र पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे तो किंगशियाओ संप्रदाय कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वे सभी सबसे शक्तिशाली हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भले ही ये केवल एक पल के लिए हो, वे फिर भी सबसे शक्तिशाली हैं, ली किंगक्यू ने उत्तर दिया। ये सुनकर तीनों भूत एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे। ली किंगक्यू ने उनकी अनदेखी की। दाववादी विरासत पैनल खोला और दिव्य शक्ति विरासत को सक्रिय किया। दिव्य शक्ति विरासत पुरस्कार का दावा करें। ताओवादी परंपरा और अलौकिक शक्तियों की विरासत को जागृत करना। तुमने अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है, पहाड़ों को हिलाने और देवताओं को दबाने की शक्ति। विरासत स्वीकार करनी है या नहीं? पहाड़ों को हिलाना और देवताओं को दबाना, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है। जिम्मेदारी आगे बढ़ा रहे हैं। ली किंगक्यू ने उम्मीद के साथ विरासत स्वीकार की। अल्पविराम। किंगशियाओ संप्रदाय के गुरु के स्वर्गीय आपदा से बच जाने और अपने शरीर से बिजली का सामना करने की खबर तेजी से पहाड़ से नीचे और ताइकुन पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। यह विपत्ति आम इंसानों के लिए बहुत रहस्यमय है। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य भी इससे हैरान हैं। संप्रदाय का नेता अक्सर ऐसी घटनाएं घटित करता है जिनसे धरती हिल जाती है और पहले तो वे सब हैरान हो जाते हैं, फिर उत्साहित और गौरवान्वित हो उठते हैं। ऐसी दुनिया में ली किंगक्यू की विपत्ति की कहानी कई वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। आने वाले कई वर्षों तक दुनिया भर के लोग इस मामले का जिक्र करते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ली किंगक्यू द्वारा झाओ जी की हत्या की खबर अभी अभी मिली है और कुछ लोग इससे अचंभित हैं। अगली सुबह ली किंगक्यू, जिसे अभी अभी पर्वत गतिमान करने और ईश्वर को दबाने की अलौकिक शक्ति विरासत में मिली थी, प्रसन्न मन से पर्वत से नीचे उतरी। इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें संप्रदाय की स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ समय निकालना पड़ा। संप्रदाय के नेता के रूप में लंबे समय तक एकांतवास गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। संप्रदायों के बड़े होने के साथ साथ अंधकार में बातें भी स्वाभाविक रूप से सामने आती हैं। वह समय समय पर संप्रदाय में घूमना पसंद करता था ताकि उसके शिष्यों को उसे देखने का मौका मिल सके। हालांकि जैसे ही वह लिंगशियाओ आंगन से बाहर निकला, उसने देखा कि 3 लोग पत्थर की सीढ़ियों के नीचे आंगन के बाहर इंतजार कर रहे थे। चांडिंग मंदिर में जू होंग और उनकी माँ जू। वे कुछ देर वहीं रुके रहे जब उन्होंने ली किंगक्यू को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। अपने बेटे को गोद में लिए हुए जू आगे बढ़ी और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। ली किंगक्यू टहलते हुए नीचे आए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैडम जू ने दांत पीसते हुए कहा, पंत प्रमुख ली, जब से मेरे बेटे का येलो स्प्रिंग्स आर्मी द्वारा अपहरण किया गया है तब से वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज हमारे हर प्रयास से संभव नहीं है। मैंने सुना है कि पंत प्रमुख ली चिकित्सा में निपुण है, इसलिए मेरे पास आपकी सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किंगशियाओ संप्रदाय में एक चिकित्सा क्लिनिक है, आप वहां क्यों नहीं जाते? अगर वे वहां जाते भी तो वे बेबस थे। जू की आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी गोद में मौजूद बेटे ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें कमजोर थीं। जब उसने ली किंगक्यू की ओर देखा तो उसकी पलकें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थीं। ली किंगक्यू चलकर पास आया, अपना हाथ उठाया और ली हुआइज़ेन के छोटे से हाथ के पिछले हिस्से में 3 सुइयां चुभो दी। ये देखकर जू ने तुरंत ली किंगक्यू की ओर देखा। उन तीनों सुइयों को मत छुओ। पहाड़ से नीचे जाने से पहले उसे आराम करने और ठीक होने के लिए नीचे ले जाओ। ली किंगक्यू जूशी के पास से गुजरा और उसके शब्द जूशी के कानों में गूंज उठे, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली किंगक्यू से बात करना इतना आसान होगा। आने से पहले ही उसने ली किंगक्यू और अपने पति के रिश्ते के बारे में सुन लिया था। उसने ये भी सुना था कि ली किंगक्यू को इसके बारे में पता था और वह मन में द्वेष रखती थी। परिणाम, ली किंगक्यू ने जू होंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप यहाँ हैं तो आप मेरे शिष्यों से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। मैंने आपके मठाधीश से पहले भी बात की है और किंगशियाओ संप्रदाय और चांडिंग मंदिर के बीच में त्रिपूर्ण संबंध है, इसलिए ज्यादा संकोच न करें।
जूहोन प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ली किंग क्यू के सामने झुककर प्रणाम किया। ली क्यू ने पहाड़ से नीचे उतरना जारी रखा। उन्होंने यह बात जूहोन और चांडिंग मंदिर को प्रभावित करने के लिए नहीं कही, बल्कि इसलिए कही क्योंकि वे वास्तव में चांडिंग मंदिर की प्रशंसा करते थे। जब राक्षसी संप्रदाय ने अराजकता फैलाई तो चांडिंग मंदिर ने उनके खिलाफ लड़ने के लिए अपने विनाश का जोखिम उठाया, जो ली किंग क्यू के लिए सम्मान के योग्य था। जूहोन के लिए तो यह और भी अधिक सम्मान की बात थी। उसे आज भी जूहोन को लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए मौत तक लड़ते हुए देखने का दृश्य याद था। लेकिन क्यू लोगों का मूल्यांकन उनकी ताकत से नहीं, बल्कि उनके कार्यों और चरित्र से करता है। जूहोन ने ली किंग क्यू को पहाड़ से नीचे उतरते देखा, फिर जू शी के पास आकर कहा, उपकारी जू, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि संप्रदाय प्रमुख ली की उदारता उतनी संकीर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपके लिए परिवार का उनसे चाहे जैसा भी अतीत रहा हो, वे किसी को मरते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे। आपका कार्य यहीं समाप्त होता है। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। ये कहने के बाद जूहोन ने हाथ उठाकर अभिवादन किया, मुड़ा और चला गया। मैडम जू ने ली हुआइजेन को गोद में उठाया और खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि उनके बेटे का चेहरा साफ तौर पर सुधर गया है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ली हुआइजेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में पूछा, माँ, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। क्या वे लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे वो अंकल थे? मैडम जू ने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो जाओगे। वो सचमुच तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। ये एक राज है, समझे? ली हुआइजेन का नन्हा सा कमजोर चेहरा उलझन से भरा हुआ था। 3 साल की उम्र में वह बड़ों के बीच की बातों को नहीं समझता था, फिर भी उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। दूसरी ओर जैसे जैसे ली किंग क्यू पहाड़ से नीचे उतरते गए, रास्ते में उनके शिष्यों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। जूहोन ने उससे मुलाकात की और देखा कि वह अपने शिष्यों के बीच कितना प्रिय था, जिससे वह भावुक हो गया। उन्होंने पाया कि यद्यपि किंग शियाओ संप्रदाय में एक सख्त पदानुक्रम था, फिर भी विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों के बीच कोई अटूट संबंध नहीं था। चांडिंग मंदिर में साधारण शिष्य मठाधीश से अपनी इच्छा से बात नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यू के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसे लगा कि यह व्यक्ति असाधारण है, न केवल अपनी अविश्वसनीय रूप से उच्च शक्ति के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उसके विचार और शैली अधिकांश लोगों से अलग थे। अल्पविराम। देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ गया और ली किंग क्यू की विपत्ति का मामला अभी भी कई शिष्यों की जुबान पर था। एक चट्टान पर झाओ जेन जियांग शिखर की ओर मुख करके ध्यान लगा रहे थे और अपने कौशल का अभ्यास कर रहे थे, विशेष रूप से स्वर्गीय गैन गोल्डन बॉडी तकनीक का। कुई और कुएर झाओ जेन के पीछे पीछे आए। वर्षों से उन दोनों को झाओ जेन के प्रभाव से लाभ मिला था और उन्होंने अमरता की साधना भी की थी। हालांकि उनकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी और वे केवल पोषण युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाए थे। महामहिम पर्वत की तलहटी से एक संदेश आया है, कोईची ने धीमी आवाज में कहा। झाओ जेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अब महाराज कहकर मत पुकारो। मैं अब राज परिवार का सदस्य नहीं हूँ। मैं अब किंग शियाओ संप्रदाय का शिष्य हूँ। मेरा अतीत मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब से युआनली ने अपने शरीर का अभ्यास शुरू किया था, तब से वह युआनली के साथ अभ्यास करता आ रहा था। वास्तव में ये केवल युआनली द्वारा एक तरफा रूप से ची ऊर्जा को महसूस करना था। युआनली द्वारा घूंसा मारे जाने के बाद वह लड़ने में असमर्थ हो गया, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा। अगर यह सचमुच जीवन मरण की लड़ाई होती तो वह युआनली के हमलों से बच सकता था, लेकिन फिर भी वह खुद को इसके अलावा कुछ और मानने के लिए मना नहीं सका। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भीतर ही भीतर वह हमेशा महसूस करता था कि युआनली उससे हीन है और युआनली द्वारा उससे आगे निकल जाना ऐसी बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। वह युआनली को नीचा नहीं समझता था, लेकिन उसे लगता था कि दोनों के बीच का अंतर वस्तुतः मौजूद है। उसे यह भी डर था कि युआनली दबाव महसूस करेगा, इसलिए वह अक्सर लियांग के साथ समय बिताता था। परिणाम, शरीर साधना का मार्ग। मैं भी अपना मार्ग स्वयं बनाऊंगा। झाओ जेन में लड़ने का जबरदस्त जज्बा था। वह हार मानने को तैयार नहीं था और युआनली की प्रशंसा भी करता था। ये सभी भावनाएं अंततः एक जुझारू भावना में तब्दील हो गईं और वह युआनली को फिर से हराना चाहता था। इसके बाद कुएर ने कहा, यह तुम्हारी माँ का संदेश था। ये सुनकर झाओ जेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, अपना शरीर घुमाया और आश्चर्य से पूछा, मेरी माँ? वह अभी भी जीवित है? कुई ने उत्तर दिया, दरअसल वह हमेशा से जीवित थीं। बात सिर्फ इतनी है कि महाराज को उस समय यह आभास हो गया था कि महाराज आपको और आपकी माता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी माता के लिए पहले से ही सुरक्षित व्यवस्था कर दी और फिर आपको किंग शियाओ द्वार भेज दिया। वह कहाँ है? झाओ जेन ने चिंता से पूछा। वह बेलियांग के त्यानिक्सुआन पर्वत पर है। अब वह बहुत अच्छी है। उसका दूसरा भाई पहले ही त्यानिक्सुआन पर्वत का तलवार धारक एल्डर बन चुका है। उसने किसी को संदेश देने के लिए भेजा है। उम्मीद है कि आप उससे मिलने के लिए त्यानिक्सुआन पर्वत जा सकेंगे। कुई ने उत्तर दिया। क्या आप त्यानिक्सुआन पर्वत पर जाना चाहते हैं? झाओ जेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मुझे डर है कि मेरे गुरुजी सहमत नहीं होंगे। वह बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। आप उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकते। हमने इस पर अच्छी तरह विचार किया है और हमें लगता है कि अभी आपके लिए त्यानिक्सुआन पर्वत जाना उचित नहीं है। 2 साल बाद जाना कैसा रहेगा? कुएर ने आगे कहा। यह सुनकर कि वह 2 साल बाद जा सकता है, झाओ जेन तुरंत सहमत हो गया। 2 साल बाद उसकी साधना निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगी और उस समय उसका गुरु उसे पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो सकता है। वह अपनी माँ का चेहरा लगभग भूल ही चुका था और उसे दोबारा देखने के ख्याल से वह उत्साह से भर गया था। कुई और कुएर ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने राहत की सांस ली, खासकर कुएर ने, जिसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस बारे में संप्रदाय के नेता को पहले से मत बताना। संप्रदाय में अब कई शक्तिशाली परिवार और गुट हैं। तुम्हारी पहचान बहुत संवेदनशील है। तुम अपनी माँ के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते, कुई ने उसे याद दिलाया। झाओ जी की मृत्यु के बाद पूरे देश में शाही परिवार के सदस्य एक एक करके मरते चले गए। झाओ जेन सबसे पवित्र शाही पुत्र थे और दुनिया भर में कई लोग अभी भी उनकी तलाश कर रहे थे।
पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने झाओ जैन से संपर्क किया है जो दुनिया को पुनः प्राप्त करने में उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। वह सम्राट बनने की बजाय अमरता प्राप्त करना पसंद करता था। मैं समझ गया, चलिए 2 साल बाद इस बारे में फिर बात करते हैं, झाओ जैन ने जवाब दिया और फिर अभ्यास जारी रखा। उसने कुई और कुएर को परेशान करना बंद कर दिया और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। अल्पविराम, जैसे ही रात हुई लेकिन क्यू लिंगशियाओ आंगन में लौटा और उसने झांग यूचुन को आंगन में टहलते हुए देखा। उसे पास आते देख झांग यूचुन तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। हमने लिंगटियन संप्रदाय का पता लगा लिया है, झांग यूचुन ने गहरी आवाज में कहा। ली क्विनक्यू ने पूछा, कहाँ? युजोऊ में वे एक शहर में छिपे हुए हैं और अपनी पहचान छुपा रहे हैं। मेरे एक शिष्य को संयोगवश इसकी जानकारी मिली। उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया और खबर वापस ले आया। आपके विचार से हमें लिंगटियन संप्रदाय को खत्म करने के लिए किसे भेजना चाहिए? झांग यूचुन ने पूछा। उसका तात्पर्य यह था कि ली क्विनक्यू को नहीं जाना चाहिए। संप्रदाय के नेता के रूप में ली क्विनक्यू की पहाड़ों पर बार बार की यात्राएं संप्रदाय के विकास के लिए हानिकारक थीं। उनके विचार में अन्य शिष्यों को अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, भले ही इसमें जानमाल का नुकसान हो। कुछ देर सोचने के बाद ली क्विनक्यू ने कहा, शेन युए और जू जिन को उनके आदमियों के साथ भेजने के बारे में आपका क्या विचार है? झांग यूचुन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, इन दोनों के नेतृत्व में टीम से कोई गलती नहीं होगी। अध्याय 189 स्पिरिट कॉपर पर्वत। शेन यू और जू जिन को लिंगटियन संप्रदाय से निपटने के लिए नियुक्त करने के बाद ली क्विनक्यू को अब इस मामले की चिंता नहीं रही। भले ही लिंगटियन संप्रदाय के पास मार्शल आर्ट के दिग्गज का उत्तराधिकारी हो, लेकिन उससे पहले लिंगटियन संप्रदाय किंगशियाओ संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं रखता था। इसके अलावा ली क्विनक्यू अब आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच चुका है, इसलिए लिंगटियन संप्रदाय अब किंगशियाओ संप्रदाय को धमकी नहीं दे सकता। ली क्विनक्यू ने 3 दिन संप्रदाय में घूमते हुए जांच पड़ताल के लिए विभिन्न हॉलों का दौरा किया और सभी मामलों को अंतिम रूप देने के बाद ही उन्होंने अपना ध्यान दाओवादी वंश पैनल पर केंद्रित किया। आपके पास सौभाग्य प्राप्त करने के 2 मौके हैं, अब आप शुरुआत कर सकते हैं। उस शाम ली क्विनक्यू अपनी गुफा के अंदर ध्यान में बैठे और अपने आशीर्वाद को सक्रिय किया। अपना फॉर्चून रिवॉर्ड प्राप्त करें, सौभाग्य के द्वार खोलें, अपनी किस्मत आजमाना शुरू करें। सौभाग्य का एक संकेत मिला है जिससे स्पिरिट कॉपर पर्वत श्रृंखला का पता चला है। क्या आप इस सौभाग्य के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे? अच्छा है, खेती के लिए एक और संसाधन मिल गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्पिरिट कॉपर का उपयोग किस लिए होता है, लेकिन संकेत में पहाड़ों का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि इसके भंडार बहुत बड़े हैं। ली क्विनक्यू ने तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर उसकी चेतना एक स्वप्निल भ्रम में खींच गई। पूरे आधे घंटे बाद ली क्विनक्यू ने अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। स्पिरिट कॉपर पर्वत श्रृंखला उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल थी, जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और इसका पूरा ढांचा स्पिरिट कॉपर से बना था। आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के खुलने के आशीर्वाद से जैसी उम्मीद थी, ये वाकई शक्तिशाली है। ली क्विनक्यू को पूर्वाभास हुआ था कि यह पवित्र तांबा जादुई कलाकृतियों और संरचनाओं को गढ़ने के लिए उपयुक्त है। उत्साह से भरे हुए उन्होंने दूसरे आशीर्वाद समारोह को शुरू करने से पहले अगले दिन अपने आदमियों को लिंगटोन पर्वत पर ले जाने का फैसला किया। चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। अगली सुबह ली क्विनक्यू ने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और युआन क्यूई को सूची लेने और शिष्यों के एक समूह को बुलाने का निर्देश दिया। ये शिष्य विभिन्न मठों से आते हैं और सभी अत्यंत निष्ठावान हैं। उनके विकेंद्रीकृत चयन का कारण नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना है। उनके शिष्यों की उनके प्रति निष्ठा का यह अर्थ नहीं है कि उनके बीच कोई आंतरिक कलह नहीं होगी। लिंगटोन पर्वत श्रृंखला विशाल है, इसे किसी विशेष संप्रदाय द्वारा हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए उन्होंने सीधे 200 शिष्यों को चुना और जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने एक भव्य जुलूस बनाया जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि सभाघर के मुखिया भी उनसे पूछने आए कि वे कहाँ जा रहे हैं। ली क्विनक्यू ने केवल इतना कहा कि उन्हें बाद में पता चल जाएगा। लिंगटोन पर्वत नानचू प्रांत में स्थित हैं, जो 1000 मील की दूरी पर हैं। ये शिष्यों का पहला समूह है, बाद में वह बड़ी संख्या में अन्य शिष्यों और नामात्र के शिष्यों को मेरे पास भेजेगा। अब किंगशियाओ संप्रदाय खुलेआम और अन्य ताकतों द्वारा पकड़े जाने के डर के बिना काम कर सकता है। शिष्यों के इस पहले समूह में ली क्विनक्यू ने 2 शिष्यों को पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर और 10 को पोषण युआन क्षेत्र के 4थे स्तर पर स्थापित किया, जो सांसारिक परेशानियों से निपटने के लिए पर्याप्त था। इस दल का नेतृत्व स्वयं सच्चे व्यक्तित्व किंगशियाओ ने किया। मास्टर किंगशियाओ वर्तमान में केवल पोषण युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त है। 7 दिनों के बाद ली क्विनक्यू और अन्य लोग अंततः लिंगटोन पर्वत पर पहुंच गए। नानचू प्रांत के पहाड़ एक के बाद एक फैले हुए हैं और पेड़ घने हैं, मानो दूर दूर तक फैला एक हरा सागर हो। लिंगटोन पर्वत श्रृंखला हजारों पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और देखने में अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से अलग नहीं लगती। लेकिन जैसे ही ली क्विनक्यू ने लिंगटोन को जमीन से खोदा, दिन के उजाले में आते ही उससे आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी, जिससे शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। सचमुच खजाना है। पंथ के नेता से जैसी उम्मीद थी, उसे सचमुच एक अमर व्यक्ति से सपना आया है। वह झूठ था। क्या ये संभव है कि संप्रदाय के नेता की साधना का स्तर उच्च हो और उन्हें यह आभास हो गया हो कि यहाँ आध्यात्मिक खजाने छिपे हुए हैं? आपकी बात में तो बहुत दम है। शिष्य पहाड़ों और जंगलों में खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। ली क्विनक्यू ने क्विंगजियाओ जैनरेन, वुमानेर और ली यांग को एक तरफ खींच लिया और उन्हें लिंगटोन पर्वत श्रृंखला के महत्व की याद दिलाई। वुमान एर और ली यांग दोनों ही पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। इसके अलावा उनकी युद्ध प्रतिभा अत्यंत उच्च है, इसलिए उनकी वास्तविक शक्ति पोषण युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर के साधक के बराबर है। ली यांग ने हाल ही में पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर को पार किया था और ली क्विनक्यू द्वारा एक मिशन पर भेजे जाने से वह बेहद उत्साहित था। उसने अपनी छाती थपथपाई और बार बार वादा किया कि वह ली क्विनक्यू को निराश नहीं करेगा। जब ली क्विनक्यू ने खुलासा किया कि पूरी पर्वत श्रृंखला में पवित्र तांबा मौजूद है, तो किंगशियाओ जेनरेन और ली यांग ने मजाक करना बंद कर दिया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। मुझे डर है कि यह संख्या पर्याप्त नहीं है, मास्टर किंगशियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
चिंता मत करो, हमारे अलावा किसी और शक्ति को स्पिरिट कॉपर पहाड़ों के बारे में पता नहीं है। तुम्हें बस एक जगह खनन शुरू करना है और शिष्यों के एक समूह को गश्त के लिए भेजना है। मैं बाद में और शिष्य भेजूंगा। लेकिन क्यू ने उन्हें सांत्वना दी और यह सुनकर मास्टर किंग शियाओ और ली यान को राहत मिली। यदि केवल 200 लोग ही पूरी पर्वत श्रृंखला की खुदाई करना चाहें तो इसमें कितने साल लगेंगे। लेकिन क्यू ने ज़्यादा देर नहीं रुका। किंग शियाओ जेनरेन को सत्ता सौंपने के बाद वह मन की शांति के साथ चले गए। वह अकेले ही 1 घंटे में किंग शियाओ गेट लौट आया। उन्होंने लिंग शियाओ अकादमी में सभी हॉल मास्टर्स को बुलाया और लिंगटोन पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व का खुलासा किया, जिससे सभी हॉल मास्टर्स की आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे किंग शियाओ संप्रदाय समृद्ध होता गया, उनका ध्यान सांसारिक मामलों से हटकर साधना पर केंद्रित हो गया। साधारण सोने चांदी के आभूषणों की तुलना में वे आध्यात्मिक पत्थरों और गढ़ाई सामग्री जैसे साधना संसाधनों में अधिक रुचि रखने लगे। ये पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है और इसे खोखला करने में कई साल लग जाएंगे, इसलिए मुझे एक परिवहन मार्ग की आवश्यकता है। इसका जिम्मा कौन संभालेगा? ली किंग ने आसपास के क्षेत्र पर नजर डालते हुए पूछा। झांग ग्यूचुन, यांग ज्यूडिंग, झूयान और चेंग कांगहाई सभी ने कहा कि वे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ली डोंगयू, ली सिजिन और चाय युनशांग को ज्यादा परवाह नहीं थी। काफी विचार विमर्श के बाद ली किंग ने यांग ज्वेडिन को एक मौका देने का फैसला किया, जिससे यांग ज्वेडिन बहुत उत्साहित हो गया। झांग ग्यूचुन, झूयान और चेंग कांगसांग निराश तो थे, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने यांग ज्वेडिन को बधाई दी और वादा किया कि अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हॉल मास्टर्स ने अपनी अपनी टीमें तैयार की थीं और उनके अधीनस्थ प्रतिभाशाली लोगों से भरे हुए थे, जो सभी अपनी प्रतिभा साबित करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मामला सुलझ जाने के बाद ली किंग ने बैठक समाप्त होने की घोषणा की और अपनी साधना जारी रखने के लिए अपनी गुफा में लौट गए। लिंगटोन पर्वतमाला की खोज करते ही ली किंग को तुरंत एक और पवित्र भूमि का पता चला। उन्हें लगा कि यह अच्छा विचार नहीं है और लिंगटोन पर्वतमाला के परिवहन मार्गों और खनन सूचियों को निर्धारित करने में भी समय लगेगा, इसलिए उन्होंने उस पवित्र भूमि को सक्रिय करना जारी नहीं रखा। अल्पविराम। शरद ऋतु बीत चुकी है और शीत ऋतु आ गई है और वार्षिक हिमपात एक बार फिर शुरू हो गया है। भोर होते ही ली किंग पर्वत की चोटी पर खड़े होकर नीचे के दृश्य को निहार रहे थे। भारी बर्फबारी के बावजूद उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वे बहुत दूर तक देख सकते थे। आधे महीने की चर्चा के बाद संप्रदाय ने 500 पंजीकृत शिष्यों और 2000 अन्य शिष्यों को लिंगटोन पर्वत श्रृंखला में भेजने का निर्णय लिया। ये संख्या कम नहीं थी, लेकिन इतने शिष्यों को पर्वत पर भेजे जाने के बावजूद किंग शियाओ पर्वत और जियांग शिखर पर चहल पहल बनी रही। कल रात झांग यूचुन ने उन्हें बताया कि संप्रदाय में पंजीकृत शिष्यों की संख्या 8000 से अधिक हो गई है और अन्य शिष्यों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। पोषण सार्क क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच चुके आंतरिक शिष्यों की संख्या 2000 से अधिक है। ये संख्या ली किंग को प्रसन्न कर गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि किंग शियाओ संप्रदाय में पहले से ही 2000 साधक मौजूद हैं। ये स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय ने अभी तक शिष्यों की भर्ती पूरी तरह से शुरू नहीं की है। झांग यूचुन ने पहले सुझाव दिया था कि वे और अधिक साधारण शिष्यों की भर्ती कर सकते हैं, लेकिन पंजीकृत शिष्यों की संख्या को नियंत्रित करना अभी भी आवश्यक था। आखिरकार संप्रदाय आध्यात्मिक पत्थरों के संसाधनों का वितरण करेगा और यदि वे अंधाधुंध विस्तार करते हैं तो आध्यात्मिक पत्थर समाप्त हो जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होगी। गहन विचार विमर्श के बाद ली किंग ने उनके सुझाव पर सहमति व्यक्त की। जब ली किंग इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसने अचानक पर्वत के आधे रास्ते से पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर से 2 आभाओं को आते हुए महसूस किया, जो आपस में अभ्यास और लड़ाई कर रही थीं। उनमें से एक यांग जुबान था, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, जिसे मानव जगत का पूर्वज कहा जाता था। शिष्यों की यह पीढ़ी संप्रदाय के प्रारंभिक दिनों के शिष्यों की तुलना में पोषण युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक तेजी से पहुंची, लेकिन तीसरे से चौथे स्तर तक का संक्रमण एक ऐसी दहलीज है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी बाधा है जिसे भारी संसाधनों के साथ भी पार करना मुश्किल है। इसके लिए एक निश्चित स्तर की स्वाभाविक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। लेकिन के अवलोकन के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति की साधना करने की क्षमता अत्यंत कम नहीं होती, तब तक उसे साधना में कुछ प्रतिभा रखने वाला माना जा सकता है। कई शिष्य पर्वत पर जाने से पहले मार्शल आर्ट में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन बाद में वे औसत दर्जे के हो गए। कई शिष्य पर्वत पर जाने से पहले कमजोर और बीमार थे, लेकिन अमरता की साधना शुरू करने के बाद उन्होंने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन निंग ए तीसरे कनिष्ठ भाई और शेन यू जैसे शीर्ष स्तर के योद्धा अभी भी बहुत कम हैं। लेकिन ने मन ही मन सोचा। 10 वर्ष पूर्व पोषण युआन क्षेत्र का चौथा स्तर किंग शियाओ संप्रदाय के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब ली किंग को पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर में कोई रुचि नहीं है। उसे पोषण युआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए किसी की आवश्यकता है। लेकिन को इस बात का अफसोस था कि जू जिन पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद छठे स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। वर्तमान में इस संप्रदाय में पोषण सार्क क्षेत्र के छठे स्तर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और यह स्तर पूरी तरह से खाली है। विशाल पहाड़ों और नदियों के शानदार दृश्यों की प्रशंसा करते हुए लेकिन ने संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति पर विचार किया। उसने योजना बनाई कि वह संप्रदाय के नेता के गुट से संबंधित न होने वाले लोगों में से एक शिष्य का चयन करेगा और उसे शिवजिन के समकक्ष बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बहुत विचार विमर्श के बाद लेकिन ने विधि प्रवर्तन हॉल के लू किंग को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। लू किंग में अच्छी प्रतिभा और उत्कृष्ट समझ है। उन्होंने एक बार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया था, जिससे वे उन वरिष्ठ शिष्यों में से एक बन गए जिन्होंने कम उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनकी मुलाकात लू किंग से हुई थी, जो शांत और भरोसेमंद थी। चाय युनशांग ने यह भी कहा था कि लू किंग एक होनहार प्रतिभा है और उन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की है। यद्यपि इस संप्रदाय के पास पहले से ही एक विशेष साधना योजना है जो शिष्यों द्वारा पवित्र भूमि में साधना करने में बिताए जाने वाले समय को प्रतिबंधित नहीं करती है, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये शिष्य पहले ही बड़े हो चुके हैं। इसलिए लेकिन ने लू किंग को एक और प्रोत्साहन देने का फैसला किया। उसने साधना कक्ष से आध्यात्मिक गोलियों का एक जत्था प्राप्त करने और उन्हें लू किंग को देने की योजना बनाई। इस बारे में सोचते हुए ली किंग मुड़ी और पहाड़ से नीचे उतर गई।
समय गुजर जाता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है और शाम हो जाती है। चाय युनशांग अपने एक शिष्य को लिंग शियाओ प्रांगण से बाहर लेकर आए। ये शिष्य लू किंग था। वह लंबा और आकर्षक था और उसका व्यवहार अत्यंत शालीन था। हालांकि उसमें जूजिन जैसी उग्रता नहीं थी, फिर भी वह लोगों को बहुत शांत और भरोसेमंद व्यक्ति का आभास देता था। इस समय लू किंग कुछ हद तक स्तब्ध थी। जब उसने संप्रदाय के नेता की उससे अपेक्षाओं और उसे आवंटित संसाधनों के बारे में सोचा तो वह शांत नहीं रह सका। जैसे ही दोनों पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, चाय युनशांग अचानक रुक गया। लू किंग की ओर मुड़कर बोला, दरअसल मैं इस मामले का कड़ा विरोध कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन संप्रदाय के नेता सही हैं। संप्रदाय को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शक्तिशाली बने। याद रखना, भविष्य में तुम्हारी जिम्मेदारी केवल बल प्रयोग हॉल के शिष्य होने की नहीं है, बल्कि संप्रदाय की समग्र स्थिति को प्राथमिकता देने की भी है। लू किंग अपनी तंद्रा से बाहर आया, गहरी सांस ली और बोला, गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। चाय युनशांग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। लू किंग उनके ठीक पीछे चल रही थी। उनके पीछे पीछे युआन क्यूई लिंग शियाओ आंगन से बाहर निकला। उसने अभी अभी ली किंग क्यू को लू किंग से वादा करते हुए देखा था, जिससे उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। वह लू किंग से ईर्ष्या नहीं करता था, लेकिन उसे लगता था कि जैसे जैसे लू किंग का प्रभाव बढ़ेगा, वह उसके छोटे भाई युआन ली के संसाधनों को कम कर देगा। उन्हें अफसोस हुआ, युआन ली बहुत छोटा था और उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपे जाने से पहले कम से कम 6 और साल परिपक्व होने की जरूरत थी। उसने सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। शायद 6 साल बाद युआन ली को साधना के बेहतर संसाधन मिल जाएंगे और उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उस सुंदरी को खोजने की तैयारी में पहाड़ से नीचे तेजी से उतरा। वह पिछले कुछ समय से एक बात पर विचार कर रहा था, युआन ली से अलग होना है या नहीं। अध्याय 190 सभी का सफाया करो। युजू, लियांग शहर। भारी बर्फबारी हुई, जिससे ये हलचल भरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। लियांग शहर की इमारतें, जिनमें से अधिकांश की दीवारें और स्तंभ लाल रंग के हैं, एक अनूठी शैली की हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस समय लियांग शहर के पूर्वी जिले में हर जगह धूल और बर्फ का कोहरा छाया हुआ है और बड़ी संख्या में लोग और व्यापारी भाग रहे हैं। एक आलीशान हवेली के अंदर इमारतें ढह चुकी थीं और चारों ओर खंडहर बिखरे पड़े थे। मार्शल आर्टिस्ट इधर उधर बिखरे हुए थे, उनके चेहरे बेहद गंभीर थे और सभी एक ही दिशा में देख रहे थे। उनकी निगाहों का पीछा करते हुए जूजिन खंडहरों के ऊपर खड़ा था, हाथ में लंबी तलवार लिए। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसमें हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। क्या तुम सचमुच हम सबको खत्म करने का इरादा रखते हो? काले चोगे में लिपटे एक अस्त व्यस्त बूढ़े व्यक्ति ने क्रोध से चिल्लाया। वह पहले भी जूजिन से लड़ चुका था, लेकिन 3 चालों से भी कम समय में हार गया था और लगभग उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। वह लिंगटिन संप्रदाय के महान संरक्षक वू हुआन थे। उन्होंने 40 वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और दिव्य कौशल में महारत हासिल की है। साधारण मार्शल आर्ट के उस्ताद जो उनसे भिड़ेंगे, पल भर में मारे जाएंगे। हालांकि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जूजिन के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसने जूजिन पर घात लगाकर हमला किया और जवाबी हमले में लगभग मारा गया, जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। वू हुआन के बगल में खड़ा प्रभावशाली व्यक्ति शियाओ वू हुई था, जो लिंगटिन संप्रदाय का दूसरा रक्षक था। शियाओ वू हुई लंबा था और उसने बांस की टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। हालांकि उसके कपड़े वू हुआन जितने आलीशान नहीं थे, फिर भी उसकी आभा वू हुआन से कम नहीं थी। पहली नज़र में वह अधेड़ उम्र के शियाओ वुडी जैसा लग रहा था, जिसकी निगाहें जूजिन पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। जूजिन ने भी जियाओ वू हुई को देखा और वह महसूस कर सकता था कि जियाओ वू हुई लिंगटिन संप्रदाय के बचे हुए सदस्यों में सबसे शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति एक कृषक भी है। पोषक तत्व क्षेत्र का चौथा स्तर, वाकई प्रभावशाली। जूजिन ने वू हुआन को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में कहा। उसकी निगाहें शियाओ वू हुई पर टिकी थीं। शियाओ वू हुई को स्वाभाविक रूप से ये देखकर नाराजगी हुई कि यह युवक उसके बारे में एक वरिष्ठ के लहजे में टिप्पणी कर रहा है। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जूजिन उससे अधिक शक्तिशाली थी। शियाओ वू हुई ने दूर तक नजर डाली और आंगन की दीवार पर एक आकृति को चलते हुए देखा। वह शेन युए थी। दूसरी दिशाओं में देखने पर किंग शियाओ संप्रदाय के अन्य शिष्यों की आकृतियां दिखाई देती थीं, जो घिरे हुए थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। शियाओ वू हुई ने धीरे से अपना सिर झुकाया और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, बेकार, बिल्कुल बेकार। निकम्मे लोगों का एक समूह जो किंग शियाओ संप्रदाय को उकसाने और क्यूई परिवार की आज्ञा मानने पर अड़ा हुआ है। ये लोग कभी कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। जूजिन उसे घूरता रहा, लेकिन कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर उसे मौका दे रहा था, बल्कि वह अन्य शिष्यों के लिंगटिन संप्रदाय के नेता जिवे को ढूंढने का इंतजार कर रहा था। लिंगटिन संप्रदाय अचानक अस्तित्व में आया और उसने मार्शल आर्ट की दुनिया के आधे हिस्से को एकजुट कर दिया। सभी जानते थे कि इसका नेता जिवे था, लेकिन किसी ने भी जिवे को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। जूनिंग और जियांग झाओशिया पहले भी लिंगटिन संप्रदाय में छानबीन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने जिवे को कभी नहीं देखा था। अन्य 2 लोगों के विपरीत जूजिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा और दुश्मन को सतर्क नहीं करेगा। उसने उस दिन को चुना जब लिंगटिन संप्रदाय के सभी योद्धा एकत्रित हुए थे, ताकि उन पर एक ही झटके में हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सके। हालांकि उसे जिवे नहीं मिला, जिससे वह बहुत सतर्क हो गया। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि जिवे इस हवेली में छिपी हुई है, लेकिन वह सिर्फ वहां न होने का नाटक कर रही है। अन्यथा लिंगटिन संप्रदाय इतनी पूरी तरह से एकत्रित नहीं होता। शियाओ वू हुई की बातें सुनकर वू हुआन क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से में शियाओ वू हुई को फटकार लगाते हुए कहा, किंग शियाओ संप्रदाय को उकसाना नहीं चाहते। तुम किंग शियाओ संप्रदाय को दरकिनार करके मार्शल आर्ट की दुनिया को एकजुट करना चाहते हो। ये तो मूर्खों का सपना है। टकराना। अचानक शियाओ वू हुई ने अपनी हथेली उठाई और वू हुआन पर वार किया, जिससे दूर से ही वू हुआन का सिर चकनाचूर हो गया। खून और मांस चारों ओर बिखर गए, जिससे लिंगटिन संप्रदाय के योद्धा चौंक गए और सभी एक कदम पीछे हटकर भय से शियाओ वू हुई को देखने लगे।
अपने साथी मार्शल आर्टिस्टों की निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओ वुहुई ने जू जिन की ओर देखा, आगे बढ़ा और कहा, जू जिन, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अपनी मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। हालांकि चूंकि मेरा प्रतिद्वंदी तुम्हारे जैसा उस्ताद है, इसलिए भले ही इससे मेरी उम्र कम हो जाए, यह उचित ही है। बूम! शाओ वुहुई के शरीर से ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे उसकी बांस की टोपी उड़ गई और उसके पैरों तले जमीन चकनाचूर हो गई। ऊर्जा में खून के अंश भी मिले हुए थे। लिंक्डइन संप्रदाय के योद्धा अविश्वास भरी निगाहों से शियाओ वुहुई को देख रहे थे। उन्होंने पहली बार इतनी भयावह आभा का अनुभव किया था। शियाओ वुहुई के अभी अभी किए गए कार्यों के कारण लिंक्डइन संप्रदाय के योद्धा भयभीत हो गए थे। ये खतरे के प्रति व्यक्ति की सहज प्रतिक्रिया है। जू जिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनमें एक ठंडी चमक थी। उसे यह आभास हो गया था कि शियाओ वुहुई की आभा पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर को पार कर चुकी है। उसे डर था कि शियाओ वुहुई को मारना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि शेन युए के आसपास होने से जू जिन को कोई चिंता नहीं थी। बिना कुछ कहे वह उछल पड़ा, अपनी तलवार निकाली और शियाओ वुहुई पर झपटा। जैसे कोई चील अपने शिकार पर झपटती है, वैसे ही वह जय था। शियाओ वुहुई ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और हथेली से आकाश पर प्रहार किया। उमड़ती हुई ऊर्जा किसी पर्वतीय जलप्रपात की तरह थी, जिसने धूल और बर्फ को उड़ा दिया। ये किसी अजगर के उठने और जू जिन पर हमला करने जैसा था। अल्पविराम। दिसंबर के मध्य में स्पिरिट कॉपर की पहली खेप किंग शियाओ पर्वत पर पहुंचाई गई और ली किंगक्यू ने सीधे अपने शिष्यों को इसे हेवनली क्राफ्ट हॉल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। ठीक 3 दिन बाद वू जिंग्यू ली क्विंगक्यू से मिलने आया। पंथ के गुरुजी, ये पवित्र तांबा जादुई कलाकृतियों को गढ़ने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। इसके उपयोग अनंत हैं। हमें पवित्र तांबे पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों को इसे बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। जैसे ही ली किंगक्यू लिंग शियाओ आंगन में दाखिल हुए, वू शिंग्युए हाथ में तलवार लिए हुए दौड़कर आई और उनकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। बोलते बोलते उन्होंने तलवार ली किंगक्यू को सौंप दी। इस तलवार की सामग्री स्पष्ट रूप से असाधारण है। इसमें से एक अजीब ठंडी रोशनी प्रवाहित हो रही है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती है। तलवार की चौड़ाई 3 उंगल और लंबाई लगभग 4 फीट थी, जो धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट की दुनिया की अधिकांश तलवारों से लंबी थी। लेकिन क्यू ने लंबी तलवार को पकड़ा और उसमें अपनी जीवन शक्ति का संचार किया, जिससे तलवार में कंपन और भनभनाहट उत्पन्न हुई, जिसे देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। साधारण हथियार जीवन ऊर्जा के संचार को सहन नहीं कर सकते। अधिक से अधिक वे केवल युद्ध के लिए ब्लेड को जीवन ऊर्जा से लेपित कर सकते हैं। ये तलवार जीवनदायिनी ऊर्जा को समाहित कर सकती है, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यदि तलवार आदिम ऊर्जा से भरी हो तो साधक को तलवार पर अधिक आसानी से नियंत्रण प्राप्त होगा, जो ये भी साबित करता है कि तलवार आदिम ऊर्जा के प्रभाव को सहन कर सकती है और हल्के से स्पर्श से भी नहीं टूटेगी। क्या इस तरह की तलवार बनाना मुश्किल है? लेकिन क्यू ने पूछा। वू शिंग्युए ने उत्साह से जवाब दिया, इसमें केवल 3 दिन लगते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्पिरिट कॉपर बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। स्पिरिट कॉपर को केवल आकार देने की आवश्यकता होती है और इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो पहले इसी तरह की 10,000 तलवारें बनाओ और मैं उन्हें बाद में संप्रदाय के शिष्यों में बांट दूंगा। लेकिन क्यू ने उदारतापूर्वक आदेश दिया। हालांकि यह तलवार कोई शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक दिव्य हथियार है। ऐसी तलवार के साथ संप्रदाय के शिष्यों के लिए दुनिया भर में यात्रा करना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। कोई बात नहीं, संप्रदाय के गुरुजी, क्या आप इस तलवार का नाम रखना चाहेंगे? वू शिंग्युए ने जवाब में सिर हिलाया। लेकिन क्यू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, चलिए इसे किंग शियाओ तलवार कहते हैं। अब से हर तलवार के मूठ के नीचे किंग शियाओ शब्द खुदा होना चाहिए, और बेहतर होगा अगर इसे मिटाया न जा सके। ये सुनने के बाद वू शिंग्युए गहरी सोच में डूबी हुई प्रतीत हुई। उसने कई बुनियादी नियमों में महारत हासिल कर ली है, जो सभी सरणी निर्माण के बुनियादी अभिलेख से उत्पन्न हुए हैं। उसकी सीखने की गति मिंगुआंग से बहुत धीमी नहीं है, बस फर्क इतना है कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में अध्ययन कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी, वू शिंग्युए ने जवाब दिया, हालांकि वह बहुत आत्मविश्वास से कोई वादा करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन क्यू ने उसे किंग शियाओ तलवार लौटा दी, फिर उसे कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे और उसके बाद उसे जाने दिया। जैसे ही वू शिंग्युए लिंग शियाओ आंगन से बाहर निकली, लेकिन क्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पवित्र तांबा वास्तव में जादुई कलाकृतियों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। पवित्र तांबा पर्वत श्रृंखला के समर्थन से किंग शियाओ संप्रदाय एक बड़ी प्रगति करेगा। भले ही फिलहाल कोई शक्तिशाली दुश्मन उन्हें धमकी नहीं दे रहा हो, लेकिन क्यू अपने शिष्यों को जादुई कलाकृतियों से लैस करने के लिए समय का सदुपयोग करने की तैयारी कर रहा है। वह किसी शक्तिशाली शत्रु के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर सकता, वह तैयारी शुरू कर देता है। वह संप्रदाय को यथासंभव शक्तिशाली बनाना चाहता था, ताकि किंग शियाओ संप्रदाय को किसी भी संकट से निपटने का आत्मविश्वास मिल सके। वू शिंग्युए द्वारा निर्मित किंग शियाओ तलवार के कारण ली किंगक्यू का मूड बेहतर हो गया और वह अपने प्रिय शिष्यों को साधना का प्रशिक्षण देने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। अब तीनों शियाओ भाई और यून काई साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं। वे ली किंगक्यू की निरंतर निगरानी के बिना भी स्वयं साधना कर सकते हैं। इसलिए ली किंगक्यू को आमतौर पर उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें केवल कभी कभार मार्गदर्शन देना होता है। किंग शियाओ तलवार की खबर तेजी से फैल गई और अधिक से अधिक शिष्यों को पता चला कि संप्रदाय उनके लिए एक जादुई कलाकृति बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे शिष्य बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि किसी जादुई कलाकृति को रखने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। किसी संप्रदाय के लिए हर शिष्य के लिए जादुई कलाकृतियां तैयार करना असंभव है। उन्हें यह पता लगाने के लिए अपने अनुयायियों से पूछना पड़ता है कि उन्हें किस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साल खत्म होने वाला है। शेन युए और जू जिन अपने आदमियों के साथ लौट आए। ली क्विंगक्यू ने 2 लोगों को लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में जाने दिया। जब उसने जू जिन को देखा तो वह भौचक्का रह गया। जू जिन का दाहिना हाथ टूटा हुआ था और उसकी दाहिनी आस्तीन खाली थी, जिससे उसके अंदर हत्या करने का इरादा जागृत हो गया और उसका चेहरा विकृत हो गया। शेन यू ने ली किंगक्यू के पास जाकर कहा, मिशन पूरा हो गया है, लेकिन मुझे जू जिन के लिए दुख हो रहा है।
जू जिन ने अपने हाथ में पकड़े हुए बंडल को मेज पर रखा और कहा, ये लिंक्डइन संप्रदाय के दूसरे संरक्षक जियाओ वुहुई का सिर है। मैंने इसे गुप्त औषधि से संरक्षित किया है ताकि इसकी पहचान की जा सके। लेकिन कियू ने उसकी ओर देखकर पूछा, ये किसने किया? जियो वुहुई, क्या हुआ? लेकिन कियू की भौहें और भी तंग गईं। शेन यू ने बताना शुरू किया, शाओ वुहुई भी एक साधक थे और उनकी साधना पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे किंग शियाओ संप्रदाय में साधना कर रहे हैं और यहाँ तक कि आपका अनुसरण भी कर रहे हैं। उनके और जू जिन के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने मुझसे दया की भीख मांगी, यह उम्मीद करते हुए कि मैं उन्हें जीवित वापस ले आऊंगा, और कहा कि आप उन्हें न मारें। मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन जू जिन ने सीधे अपनी तलवार चलाई, जिसका इरादा शाओ वुहुई का सिर काटने का था। हालांकि शाओ वुहुई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने तलवार पकड़े हुए जू जिन के दाहिने हाथ को हथेली के एक प्रहार से तोड़ दिया। नाजुक क्षण में जू जिन ने हवा में ही तलवार को अपने मुंह में खींच लिया, मूंछ को काट लिया और एक ही बार में उनका सिर काट दिया। इस बारे में बात करते हुए शेन यू का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। अब भी जब उसे जू जिन द्वारा तलवार को दांतों से काटने का दृश्य याद आता है तो उसे वह हास्यास्पद ही लगता है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जू जिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। जू जिन ने कहा, इसमें सीनियर शेन की कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये कहकर मेरी इज्जत बचाई कि ये दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह स्थिति होगी। लेकिन अगर सीनियर शेन ने कदम नहीं उठाया होता तो शायद मैं शियाओ वुहुई का मुकाबला नहीं कर पाता। जहां तक एक हाथ खोने की बात है तो ये कुछ भी नहीं है। उनका चेहरा शांत था, मानो उन्होंने इस मामले को दिल पर नहीं लिया हो। लेकिन कियू ने पूछा, क्या तुम अपना कटा हुआ हाथ वापस लाए हो? मैं इसे लाया हूँ। मुझे लगा कि आपके चिकित्सा कौशल से शायद आप इसे ठीक कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे खुद लेकर आया। शेन यू ने अपनी पीठ से बंडल उतारा और उसे मेज पर रख दिया। जू जिन ने लेकिन कियू की ओर देखते हुए कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मुझे डर था कि इससे आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने उसे सीधे मार डाला। अगर तीनों शियाओ भाई इसके बारे में पूछे तो कृपया उन्हें सच बता दें। अगर वे मुझसे नफरत करते हैं तो करने दें, और अगर आप खुद उसे मारना नहीं चाहते तो कृपया मुझे दंडित करें। लेकिन कियू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ही तुम्हें ये करने को कहा था, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। अगर वे तीनों सच में तुमसे नफरत करते हैं तो मैं तुम्हें जाने देने के बजाय उन्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर जू जिन दंग रह गई। संप्रदाय में सभी जानते हैं कि संप्रदाय के नेता तीनों शाओ भाइयों को बहुत सम्मान देते हैं। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर गुरु शिष्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वे गुरु शिष्य ही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए लेकिन कियू के शब्दों को सुनकर वह कैसे प्रभावित नहीं होता। अध्याय 191, पवित्र भूमि की खेती, एक संप्रदाय को बदलने की क्षमता। क्या लिंग तियानमेन पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं? लेकिन कियू ने अपनी नज़र शेन यूए की ओर घुमाई और पूछना जारी रखा। शेन यूए ने सिर हिलाकर कहा, हमने उन सबको खत्म कर दिया है। हमने जीवे को भी ढूंढ लिया जो अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन बस क्या? लेकिन कियू को इस तरह का गोलमोल लहजा सबसे ज्यादा नापसंद था। शेन यू ने भौहें चढ़ाकर कहा, जीवे की मृत्यु से पहले उसने न तो बचाव किया और न ही विरोध किया, उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। जू जिन ने आगे कहा, मैं मूल रूप से उससे सवाल करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया और अपनी नसों को काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर लेकिन कियू ने राहत की सांस ली और बेपरवाही से कहा, अच्छा हुआ कि वह मर गया। अगर उसका कोई साथी भी है तो हम उससे बाद में निपट लेंगे। किसी भी सूरत में लिंक्डइन संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करके ही इस मामले को सुलझाया जा सकता है और इसे जियान परिवार के लिए एक स्पष्टीकरण माना जा सकता है। उसने शेन यूए की ओर देखते हुए कहा, शेन यूए, हत्या न करने की तुम्हारी क्षमता वास्तव में सम्मान के योग्य है। हालांकि अगर तुम्हारी हिचकिचाहट के कारण तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो तुम्हारा हत्या न करने का फैसला दुश्मन के लिए हत्या करने का हथियार बन जाएगा। शेन यू ने इसका खंडन नहीं किया। इस घटना ने वास्तव में उसे प्रभावित किया था और उसे आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया था। ऐसा नहीं है कि वह हत्या नहीं करता, बल्कि वह कमजोरों की हत्या करने से घृणा करता है। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं, शेन यू ने गंभीरता से कहा और गहरी सांस ली। लेकिन कियू ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 महीने तक पहाड़ की तलहटी में पहरा देकर दंडित कर रहा हूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कोई टिप्पणी नहीं। शेन यू ने तुरंत सहमति दे दी। जू जिन हिचकिचाया, यह महसूस करते हुए कि शेन यू के बिना वह शायद जियाओ वुहुई को मार नहीं पाता और शायद जियाओ वुहुई के हाथों ही मारा जाता। हालांकि चूंकि यह आदेश लीकिन कियू द्वारा दिया गया था, इसलिए उसने इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद लीकिन कियू ने जू जिन की बांह को फिर से जोड़ना शुरू किया। सौभाग्य से बांह को शेन यू की जीवन शक्ति से पोषण मिला और वह पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुई। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शेन यू ने स्वयं इस हाथ की देखभाल करने पर जोर दिया। जब लीकिन कियू ने इस ओर ध्यान दिलाया तो जू जिन ने कृतज्ञतापूर्वक शेन यू की ओर देखा, जबकि शेन यू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन कियू ने जू जिन की बांह को फिर से जोड़ने और रक्त उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई का उपयोग करने के बाद जू जिन को वापस जाकर अच्छी तरह से आराम करने और कल वापस आने के लिए कहा। विदा लेने से पहले लेकिन कियू ने शेन यूए की पीठ की ओर देखते हुए कहा, शेन यूए, जब भी कोई मिशन पूरा करने जाओ तो उसे मिशन के अनुसार ही करो। तुम्हें इसे इसी तरह करना होगा और अपने अधीनस्थों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करनी होगी। तभी हम अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। शेन यू ने एक पल के लिए रुककर जवाब दिया और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लिंगजियाओ कोर्टयार्ड छोड़ने के बाद लीक्विन कियू ने आह भरी। देखते हैं कि शेन यूए अपना मन बदलता है या नहीं। अगर नहीं तो वह संप्रदाय में रह सकता है या अन्य कार्य कर सकता है। हर किसी का अपना व्यक्तित्व और सिद्धांत होते हैं और वह शेन यू को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। जी वये, जी कबीले, लेकिन कियू ने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया और खुद से कुछ बुदबुदाया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि जीवे की निर्भरता जी वंश पर थी, जो एक प्राचीन शाही उपनाम था जो हमेशा से अस्तित्व में रहा प्रतीत होता था, सही अवसर की प्रतीक्षा में। उसने फैसला किया कि अब से डार्क हॉल ही जी परिवार की जांच करेगा।
किंग शियाओ संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे यूं ही बैठे नहीं रह सकते और दूसरों के मुसीबत खड़ी करने का इंतजार नहीं कर सकते। दुनिया अभी भी बहुत बड़ी है। लेकिन कियू ने मेज पर पड़े शियाओ वहुई के कटे हुए सिर को देखा और आह भरी। किंग शियाओ संप्रदाय वर्तमान में केवल ताइकुन पर्वत श्रृंखला पर ही कब्जा कर सकता है, जो गुजोऊ का मात्र एक हिस्सा है। गुजोऊ के पार 9 प्रांत स्थित हैं और इन प्रांतों के भी आगे उत्तरी बर्बर और पश्चिमी रेगिस्तान जैसे और भी विशाल भूभाग फैले हुए हैं। दक्षिण की ओर देखने पर एक अथाह सागर दिखाई देता है, कौन जानता है कि सागर के अंत में क्या छिपा है। एक दिन इस महाद्वीप पर मौजूद संसाधन किंग शियाओ संप्रदाय के लिए पर्याप्त नहीं रह जाएंगे और किंग शियाओ संप्रदाय का विकास अनिवार्य रूप से अधिक शक्तियों के साथ संघर्षों को जन्म देगा। यह एक ऐसा रास्ता है जिससे बचा नहीं जा सकता और जिसे पलटा नहीं जा सकता। अपने ही दायरे में सिमटे रहने से व्यक्ति दूसरों का शिकार बन जाएगा। अल्पविराम। जैसे ही साल खत्म होता है, एक नया साल शुरू हो जाता है। वसंत उत्सव के ठीक बाद ली किंग ने सौभाग्य प्राप्त करने के अंतिम अवसर का लाभ उठाया। इस बार उन्हें तियानशान लिंगची नामक एक पवित्र भूमि प्राप्त हुई। युजोऊ में स्थित तियानशान 9 प्रांतों के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, जो हजारों मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक ऐसी जगह है जहां जीवित लोगों का पहुंचना मुश्किल है। लेकिन कियू ने एक बार फिर टीम का नेतृत्व किया और अंततः 50 शिष्यों को पीछे छोड़ दिया, जबकि किंग शियाओ के 7 गुरुओं के नेता हुआंग शान को उस क्षेत्र के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन कियू तुरंत नहीं गए। वे 2 दिनों तक तियानशान स्पिरिट पूल में रुके रहे। हालांकि इसे आध्यात्मिक कुंड कहा जाता है, लेकिन तियानशान आध्यात्मिक कुंड वास्तव में विशाल और असीम है। जब हुआंग शान और अन्य लोगों ने पहली बार तियानशान आध्यात्मिक कुंड को देखा तो उन्हें लगा कि वे पहाड़ों में स्थित एक गहरे नीले समुद्र को देख रहे हैं, जिसका कोई तल नहीं है। लेकिन कियू ने तियानशान स्पिरिट पूल में साधना की और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अन्य शिष्यों ने कहा कि यहाँ साधना करना आसान था। न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, बल्कि उनके मन भी अधिक सक्रिय हो गए थे और साधना तकनीकों और मंत्रों के बारे में उनकी समझ भी अधिक गहरी हो गई थी। इसका अर्थ ये था कि स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड वास्तव में साधना के लिए एक पवित्र स्थान था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था और व्यक्ति की समझ को बढ़ाने में सक्षम था। लेकिन कियू अत्यंत प्रसन्न हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पता लगाया कि तियानशान स्पिरिट पूल के नीचे कुछ विचित्र आध्यात्मिक पत्थर छिपे हुए थे और यहाँ तक कि एक प्रकार की छोटी मछली भी थी जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलती थी। कुछ शिष्य पानी में जाना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से ली किंग की नजरें तेज थीं और उन्होंने मछली को देख लिया, जिससे वे समय रहते रुक गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस पवित्र भूमि की खोज अभी हुई है। लेकिन कियू के अवलोकन के अनुसार पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर का साधक भी यदि वहां जाए तो गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि उसने स्वयं एक मछली पकड़ी थी और आध्यात्मिक कुंड से निकलते ही वह मछली तुरंत मर गई। यह अच्छी बात है कि ये मछलियां किनारे पर नहीं आ सकती। लेकिन कियू ने हुआंग शान और उनके शिष्यों को आध्यात्मिक कुंड की गहराई में प्रकट होने वाले अज्ञात भयंकर जानवरों से सावधान रहने का निर्देश दिया। आध्यात्मिक मछली की गति देखने के बाद सभी शिष्यों के मन में तियानशान के आध्यात्मिक कुंड के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड सांसारिक दुनिया से बहुत दूर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। आम लोग तो वहां पहुंचने में ही मर जाएंगे। चारों ओर अंतहीन बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति साधक ही होगा। इसलिए लेकिन कियू ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे किंग शियाओ संप्रदाय के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिले तो सावधान रहें। 2 दिन रुकने के बाद ली किंग अपने एक शिष्य को लेकर पहाड़ से नीचे उतरे। उनका इरादा था कि भविष्य में ये शिष्य उनका मार्गदर्शन करेगा। इस शिष्य ने पहली बार संप्रदाय के नेता की गति का अनुभव किया। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ली किंग की जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। वह अपनी जीवन शक्ति को समाप्त किए बिना 9 प्रांतों में पूरी गति से उड़ान भर सकता था। किंग शियाओ संप्रदाय में लौटने पर ली किंग ने तुरंत किसी को जुवानशिन हॉल की बैठक के लिए घंटी बजाने का आदेश दिया। सभी वरिष्ठ और उच्च पदस्थ अधिकारी हॉल में दाखिल हुए। ली किंग ने सीधे सीधे स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड की खोज का खुलासा कर दिया। वह पूरी तरह से खुले दिल से बात कर रहे थे और किसी के भी बुरे इरादों से बेखौफ थे। एक बार सबको पता चल जाने पर किसी के लिए भी कोई छोटी मोटी हरकत करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उन पर नजर रख रहे होंगे। ये सुनकर सभी उत्साहित हो गए कि स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये वास्तव में आध्यात्मिक साधना के लिए एक पवित्र भूमि है। सचमुच स्वर्ग हमारे किंग शियाओ संप्रदाय को आशीर्वाद देता है। इतना पवित्र स्थान ये बाद के राजवंशों द्वारा क्यों नहीं खोजा गया? बकवास। वह पहाड़ तो ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं, सिर्फ हम जैसे साधक ही वहां जा सकते हैं। हाँ, हम दुनिया के इकलौते साधना संप्रदाय हैं और हम 9 प्रांतों से जो चाहे संसाधन ले सकते हैं। हॉल में चल रही चर्चाओं को सुनते हुए ली किंग मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन वह योजनाएं बना रहा था। जैसे जैसे शक्तिशाली परिवारों के वंशज अमृतत्व प्राप्त करने के लिए किंग शियाओ संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, वे अनिवार्य रूप से अपने परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे। वे लोग शायद किंग शियाओ संप्रदाय के संसाधनों को छूने का साहस न करें, लेकिन वे अनदेखे संसाधनों की खोज करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किंग शियाओ संप्रदाय में अपने ज्ञान का विस्तार कर लिया है। इस तरह की चीजों को रोका नहीं जा सकता और कुछ संप्रदाय तो लाभ के लालच में भी लिप्त होने लगे हैं। संप्रदाय के भीतर शिष्यों के साथ व्यवहार करने के नियम हैं, लेकिन बाहरी लोगों के साथ व्यवहार करते समय उन नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। बैठक के बाद ली किंग ने झांग यूचुन को निजी चर्चा के लिए लिंग शियाओ आंगन में बुलाया, जहां उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। झांग यूचुन ने गंभीरता से कहा, यह तो होना ही था। मैं लंबे समय से इसके बारे में चिंतित था, इसलिए मैं संप्रदाय में बसे परिवारों पर ध्यान दे रहा था। मेरे मन में एक विचार है जिसे मैं कहना चाहता था। लेकिन कियू ने उसे एक कटोरी चाय दी और कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। दरअसल यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें खोज और खुदाई की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाती है। झांग यूचुन के लहजे में गहरा अर्थ था। लेकिन कियू ने इसकी न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। झांग यूचुन ने आगे कहा, बस हमें हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें बाद में उन्हें शांत करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। वरिष्ठ भाई, दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द राजसत्ता स्थापित करनी चाहिए और लोगों में राजाओं के दैवीय अधिकार की अवधारणा को स्थापित करना चाहिए।
इस तरह क्यूशु की धरती पर हर चीज़ का एक स्वामी होगा और हमारा उद्देश्य न्यायसंगत होगा। जो हमारा है उसे वापस लेना ही उचित और न्यायसंगत है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाया। आम लोगों या व्यक्तियों से बात करते समय अच्छाई और बुराई, परोपकार और धर्म की बात की जा सकती है। सांसारिक मामलों में अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर कभी कभी बहुत धुंधला हो जाता है। किंग शियाओ संप्रदाय को बस ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया के लोग शांति से रहें। अगर यह सुनिश्चित हो जाए कि दुनिया में हर किसी को पर्याप्त भोजन मिले तो यह और भी बेहतर होगा। लेकिन क्यू की दीर्घकालिक योजना ये सुनिश्चित करना था कि दुनिया के सभी लोगों के पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हों। सबसे पहले तो यह उनकी सद्भावना को संतुष्ट करने के लिए है, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति थे। दूसरे, ऐसा शांतिपूर्ण और समृद्ध युग और भी अधिक प्रतिभावान लोगों को जन्म दे सकता है। आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, ये जनता और किंग शियाओमेंग के लिए खुशहाल होना अच्छा है। ये राजाओं के दैवीय अधिकार का मूल आधार भी है। केवल जनता और अमर संप्रदायों के हितों को एक साथ रखकर ही किंग शियाओ संप्रदाय अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिए मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, कर लो, लेकिन इसे ज्यादा खराब मत दिखाना, लेकिन क्यू ने सोच समझकर कहा। झांग यूचुन हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं अपने संप्रदाय की शक्ति का प्रयोग करके संसार की व्यवस्था को जबरदस्ती नहीं दबाऊंगा। मैं भी एक दयालु और गुणी शासक के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ली क्विन क्यू ने पूछा, सीफैंग की हालत कैसी है? ये लड़का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महज आधे साल में ही इसने काफी तरक्की कर ली है। हालांकि अब दुनिया में 3 प्रमुख सरदार हैं, काई, लियू और पेई। ये तीनों प्रमुख सरदार दुनिया के आधे हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जबकि बाकी छोटे सरदार अभी भी अपने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे दुनिया की समग्र स्थिति को बदल नहीं सकते। झांग यूचुन खुश दिखे, फिर उन्होंने विषय बदलते हुए मजाक में कहा, छठे छोटे भाई सम्राट बनना चाहते हैं। मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। अच्छा है, इससे उन्हें अमरता की साधना में जल्दी लौटने का मौका मिलेगा। उनके स्वभाव को देखते हुए क्या वे सचमुच सम्राट बन सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वे सांसारिक मामलों को त्याग कर एक लापरवाह सम्राट बन जाएं। असल में मुझे नहीं लगता कि वे सचमुच सम्राट बनना चाहते हैं। उन्हें बस सम्राट बनना रोमांचक और गौरवशाली लगता है। अगर वे सचमुच सम्राट बन भी गए तो कुछ ही सालों में वे इससे ऊब जाएंगे। लेकिन क्यू को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह ली सिफेंग के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये लड़का बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी की भावना और धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर ली सिफेंग सम्राट बनना भी चाहता तो भी किंग शियाओ संप्रदाय उसे तब तक समर्थन नहीं देता जब तक वह पर्याप्त प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करता। दुनिया की शक्ति कोई खेल नहीं है। यह न केवल जनता की सुरक्षा से संबंधित है बल्कि किंग शियाओ संप्रदाय के विकास से भी जुड़ी है, और इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भले ही ली सिफेंग का स्वभाव निर्दयी और महत्वाकांक्षी हो, लेकिन ली किंग क्यू के पास उसे नियंत्रित करने के तरीके हैं। ली किंग क्यू और झांग यूचुन ने लगभग आधे घंटे तक विश्व मामलों पर बातचीत की। ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ली किंग क्यू बस विभिन्न युद्ध सरदारों के चरित्र और कार्यों को समझना चाहता था। झांग यूचुन के चले जाने के बाद जियो वुकिंग ने आंगन में प्रवेश किया और ली क्विन क्यू को प्रणाम किया। ली किंग क्यू ने उसकी ओर देखा और उसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन उसने देखा कि वह हिचकिचा रहा था। तुम इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही व्यवहार करोगे तो महान उपलब्धियां कैसे हासिल कर पाओगे? ली किंग क्यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जियाओ वुकिंग को भेदभावशील दृष्टि और सहायक होने का सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन क्यू इस वर्ष की शुरुआत से ही उसे प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि वह झांग यूचुन की तरह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सके और भविष्य में वह केवल उसकी सेवा करे और संप्रदाय के महत्वपूर्ण मामलों में उसके साथ साझा करे। 20 वर्षीय शियाओ वुकिंग ने गहरी सांस ली, लेकिन क्यू की ओर देखा और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, क्या आपने मुझे संप्रदाय की छानबीन करने के लिए नहीं कहा था? मुझे एक ऐसा शिष्य मिला है जो नामात्र का ही शिष्य है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें संप्रदाय को बदलने की क्षमता है। वह संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य भी बन सकता है। अध्याय 192 सबसे मजबूत शरीर। ये तो कमाल है। उसका नाम क्या है? ये देखकर कि शियाओ वुकिंग इतनी अतिशयोक्ति कर रहा था, लेकिन क्यू अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसने पूछा। हालांकि संप्रदाय में शिष्यों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी लेकिन क्यू हर दिन नए शिष्यों की प्रोफाइल की जांच करने के लिए समय निकालती है ताकि कोई भी छूट न जाए। पंजीकृत शिष्यों के नाम भी सूचीबद्ध किए जाएंगे, इसलिए वे दाववादी वंशानुक्रम पैनल में दिखाई देंगे। हालांकि लेकिन क्यू को न तो कोई असाधारण प्रतिभा वाला शिष्य मिला और न ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसका विशेष भाग्य उनकी नज़र में आया हो। बेशक विशेष नियति न होने का मतलब प्रतिभा की कमी नहीं है। मिंगबुआंग और वुक्सिंग्युए की तरह उनकी भी कोई विशेष नियति नहीं थी, लेकिन संप्रदाय में उनकी भूमिका विशेष नियति वाले अधिकांश प्रतिभाशाली शिष्यों से कहीं अधिक है। लेकिन क्यू को विश्वास करने के लिए तैयार देखकर जियाओ वुकिंग मुस्कुराया और बोला, उसका नाम है जिनशु है। वह इस साल 16 साल का हो गया है। उसने अभी तक हुनयुआन शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है। मैंने पाया है कि उसे जंगली जानवरों के शरीर का अध्ययन करना पसंद है। शरीर साधना के तरीके के बारे में उसकी अपनी समझ है। ओह, आपकी समझ क्या है? मुझे बताए, लेकिन क्यू ने पूछा। शाओ वुकिंग ने अपनी कहानी शुरू करने का फैसला किया। उनकी पहली मुलाकात है जिनशु से तब हुई जब वे संयोगवश उस आंगन से गुजर रहे थे जहां ही जिनशु रहते थे। उन्होंने ही जिनशु को एक खरगोश को काट छांट करते देखा। उन्हें यह अजीब लगा, इसलिए वे आंगन की दीवार के बाहर रुककर देखने लगे। उन्होंने पाया कि हे जिनशु ने खरगोश का एक अगला पैर एक छोटे कुत्ते पर रख दिया था। उन्हें यह मामला बेहद बेतुका लगा, इसलिए वे हो चुनशु को रोकने के लिए कूद पड़े। हे जिनशु ने बताया कि उनके पालतू कुत्ते के अगले पंजे पर एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। उन्होंने संप्रदाय के एक डॉक्टर से इलाज कराया और कुत्ते की जान बचाने के लिए उसके कटे हुए अगले पंजे को काटना पड़ा। इस घटना से हे जिनशु को बहुत दुख हुआ। जब भी वह पिल्ले को 3 पैरों पर चलते देखता उसे अपराध बोध होता, जिसके कारण उसे खरगोश के पैर लगाने का विचार आया। उसे जो खरगोश मिले वे फार्म में पाले गए मांस वाले खरगोश थे जो वैसे भी मरने वाले थे, और उसने उन्हें अपने पैसों से खरीदा। शाओ वुकिंग को पहले तो लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिल्ला वास्तव में अपने खरगोश जैसे पैरों का उपयोग करके इधर उधर चल सकता है।
बाद में वह अक्सर हे जिनशू से मिलने जाते थे और दोनों के बीच गहरी बातचीत होने लगी। वह हे जिनशू के लिए कई चिकित्सा पुस्तकें लाए और उन्होंने पाया कि हे जिनशू ने बहुत जल्दी सीख लिया। इतना ही नहीं, हे जिनशू रसायन शास्त्र का भी अध्ययन कर रहा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और मासिक वेतन रसायन शास्त्र की किताबों को खरीदने में खर्च कर दिया। उसके शब्दों में, पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही उसे पता था कि वह मार्शल आर्ट में माहिर नहीं है, इसलिए वह समय और संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। संप्रदाय के प्रमुख हे जिनशू की चिकित्सा प्रतिभा संप्रदाय में दुर्लभ है और वह मानवीय प्रयासों से अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह सबसे मजबूत शरीर विकसित करना चाहते हैं। हालांकि यह एक असंभव सपने जैसा लगता है, लेकिन उनके साथ लंबा समय बिताने के बाद मुझे लगता है कि वह इसे हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे जियाओ वुकिंग बोलता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया, जिससे ली किंगकियू का चेहरा कुछ अजीब सा दिखने लगा। हे जिनशू लोगों के दिलों में हलचल मचाने में काफी माहिर लगता है। उसने वास्तव में शियाओ वुकिंग को इस स्थिति में मूर्ख बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। उसे हे जिनशू का निजी पैनल याद था। उसकी योग्यता वाकई कमजोर थी। हालांकि उसकी कोई विशेष नियति नहीं थी, फिर भी उसमें नियति से संबंधित प्रविष्टियां थीं। उन्होंने तुरंत किताब को पढ़ना शुरू किया और जल्द ही उन्हें हे जिनशू मिल गई। नाम वह जिनशू, लिंग पुरुष, आयु 16, निष्ठा नेता पंथ नेता 90/76, अधिकतम 100, खेती की योग्यता अत्यंत निम्न, समझ अच्छी, भाग्य के लक्षण जिज्ञासा दृढ़ता। जिज्ञासा हर चीज के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा रखता है, नई चीजों पर शोध और अवलोकन करने में आनंद लेता है। दृढ़ता एक बार जब आप किसी चीज का फैसला कर लेते हैं तो आप उसे निश्चित रूप से करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। अल्पविराम इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वह याद था। हे जिनशू की प्रतिभा भले ही कमजोर थी, लेकिन उसकी समझ वाकई विलक्षण थी। हालांकि उसकी क्षमता इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह हे जिनशू को विशेष प्रशिक्षण दे सके। हालांकि 90% की वफादारी दर उन्हें भरोसेमंद बनाती है। लेकिन कियू ने विचार करते हुए कहा, हे जिनशू का विचार कुछ हद तक बेतुका है, लेकिन चिकित्सा और रसायन शास्त्र की उनकी अनूठी समझ को देखते हुए उनका प्रशिक्षण करना वास्तव में सार्थक है। हालांकि जब तक वह कुछ हासिल नहीं कर लेते, मैं उन्हें सामान्य स्तर से ऊपर पदोन्नत नहीं कर सकता। आपको अपने संसाधनों का उपयोग करके उनका प्रशिक्षण करना चाहिए। शाओ वुकिंग मुस्कुराया और जल्दी से ली किंगकियू को धन्यवाद दिया। हालांकि ली किंगकियू ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जियाओ वुकिंग को लगा कि जब तक वह हे जिनशू को याद रख सकता है, उतना ही काफी होगा। विकलांगता कोई अलग थलग मामला नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान कई शिष्य घायल हो जाते हैं और उनके लिए पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल होता है। अगर हे जिनशू भविष्य में सफल होते हैं तो वे कई शिष्यों को बचा सकते हैं। अगर वे प्रतिभा बढ़ाने की कोई विधि भी विकसित कर लेते हैं तो इससे संप्रदाय को लाभ होगा। जियाओ वुकिंग ने आगे कहा। लेकिन कियू ने सिर हिलाया, वह इस बात से सहमत था। ये योजना साकार होगी या नहीं, यह अभी अनिश्चित है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यह विचार अद्भुत है। शाओ वुकिंग हे जिनशू को बहुत सम्मान देता था और उसकी जमकर प्रशंसा करता था। अंततः ली किंगकियू का वश में नहीं रहा और उसने उसे वहां से भगा दिया। शाओ वुकिंग के जाने के बाद ली किंगकियू के चेहरे पर भावों का भाव दिखाई दिया। ली किंगकियू ने शियाओ वो हुई की मौत को तीनों शियाओ भाइयों से नहीं छिपाया, बल्कि दफनाने के लिए उसका सिर भी उन्हें सौंप दिया। उसने पहले सोचा था कि इससे उनकी वफादारी पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश जियाओ वो हुई की मृत्यु को 7 दिन से अधिक समय हो चुका था, इसलिए ली किंगकियू उसकी आत्मा को ग्रहण नहीं कर सका। अन्यथा तीनों जियाओ भाई उसे अंतिम बार देख सकते थे। हालांकि जियाओ वो हुई ने किंगजियाओ संप्रदाय को उकसाने की पहल की थी और ली किंगकियू ने तीनों जियाओ भाइयों को पहले ही सूचित कर दिया था, फिर भी उसे लगा कि इसका परिणाम तीनों जियाओ भाइयों के लिए कुछ हद तक क्रूर था, इसलिए वह इसकी भरपाई करना चाहता था। इस वर्ष से शियाओ वुकिंग के अलावा ली किंगकियू शियाओ वुडी और शियाओ वुमिंग को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपेंगी ताकि वे जल्दी से परिपक्व हो सकें। कुछ देर बैठकर सोचने के बाद ली किंगकियू धीरे धीरे उठा और अपनी गुफा में लौट गया। अल्पविराम ताइकुन पर्वतमाला को ढकने वाली शीतकालीन बर्फ पूरी तरह पिघल गई है और सब कुछ पुनर्जन्म ले चुका है। किंगजियाओ पर्वत की तलहटी में पर्वत द्वार के सामने शेन यू अकेले बैठे थे। उनके हाथ में लकड़ी की तलवार थी और उनकी भौहें तन गई थीं। पर्वत द्वार के दूसरी ओर 5 शिष्य एक साथ खड़े थे और उत्सुकता भरी निगाहों से शेन यू को देख रहे थे। शेन यूए को पर्वत द्वार के सामने पहरा देने के लिए भेजे जाने की सजा ने काफी हलचल मचा दी। पहले महीने में शिष्य अक्सर तलवार देवता के व्यवहार की प्रशंसा करने आते थे, जिससे पर्वत द्वार पर शांति भंग हो गई। आज भी शिष्य उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन विशेष रूप से पर्वत से नीचे आते हैं। 5 शिष्यों ने देखा कि शेन यूए 3 दिनों से लकड़ी की तलवार को घूर रहा था, बिना कुछ खाए पिए और सोए, मानो उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। इससे वे चिंतित हो गए और वे पंथ को सूचित करने के बारे में दुविधा में पड़ गए। शेन यू तलवारों का देवता है और उसके कार्य आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं। अगर वे आसानी से संप्रदाय को नाराज करते हैं तो वे शायद खुद को मूर्ख साबित कर बैठेंगे। शेन यूए की हालत ठीक देखकर शिष्य केवल प्रतीक्षा ही कर सकते थे। एक आकृति पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रही थी, वह जूनिंग थी। जूनिंग ने कमरबंद के साथ हरे रंग का चोला पहना, बांस की टोपी लगाई और हाथ में एक गठरी ले रखी थी, जो किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह लग रही थी। पहरे पर तैनात 5 शिष्यों को शिष्य बने 1 साल से भी कम समय हुआ था और वे जूनिंग को नहीं जानते थे। हालांकि जूनिंग की शांत और सुंदर उपस्थिति और उत्कृष्ट स्वभाव ने उनका ध्यान आकर्षित किया। 5 शिष्यों ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें हटा लीं। किंगशियाओ पर्वत पर कई ऐसी महिला शिष्याएं थीं जो बेहद खूबसूरत और स्वभाववान थीं। वे बस एक पल के लिए ही उनकी प्रशंसा कर सकते थे। उन्हें घूरना अपमानजनक होता। जूनिंग पर्वत द्वार से आगे बढ़ा, रुका, शेन यू की ओर मुड़कर देखा और कहा, यदि तुम केवल तलवार को समझने पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शेन यू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसकी ओर देखा। 5 शिष्य स्तब्ध रह गए। कितना घमंड भरा लहजा है, ये स्त्री कौन है, वगैरह। उस संप्रदाय में केवल एक ही महिला शिष्या थी जो शेन यू से ये शब्द कहने के योग्य थी। उन्होंने तुरंत झुककर जूनिंग को सम्मान व्यक्त किया। जूनिंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी निगाहें शेन यू पर टिकाए रखीं। शेन यू ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे हरा सकती हो? जूनिंग ने उत्तर दिया, 8वें स्तर के बाद तुम्हें आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाएगी। स्तर जितना ऊंचा होगा तुम्हारी समझ उतनी ही बेहतर होगी। साधना ही आधार है, एक बार तुम्हारा आधार मजबूत हो जाए तो साधना आसान हो जाएगी। अपने गुरु के कष्टों को मत भूलो, तुम कब तक ऐसे भीषण कष्टों को सहन कर पाओगे? इतना कहकर जूनिंग मुड़ी और चली गई। शेन यू ने भौहें चढ़ाईं, उसे वास्तव में लगा कि जूनिंग की बातें तर्कसंगत थीं। लेकिन क्यू की विशाल आदिम ऊर्जा ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह साधना को अधिक महत्व देता है। शेन युए लगन से अभ्यास कर रहा था और पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद उसे लगा कि इतना काफी है, इसलिए उसने ची का अवशोषण बंद कर दिया और तलवार साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तलवार साधना का मार्ग तो खोल दिया था, लेकिन तलवार की आत्मा उसे ली किंग क्यू की बराबरी करने से रोक रही थी। उसने जूनिंग की दूर जाती हुई आकृति को देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? 2 साल के प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाओ, जूनिंग ने बिना सिर घुमाए कहा, और यह सुनकर शेन यू की आंखें चमक उठीं। प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने से उसकी साधना में निश्चित रूप से देरी होगी, ये 2 साल उसके लिए अवसर हैं। शेन यू तुरंत खड़ा हो गया, लकड़ी की तलवार को अपनी कमरबंद में रख लिया और फैसला किया कि अब से वह अपना सारा समय ची साधना पर केंद्रित करेगा। हालांकि वह बूढ़ा था, लेकिन उसे अपनी साधना की गति पर पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि संप्रदाय के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग शायद उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर झांग यूचुन ने ली क्विंग क्यू से मिलने के लिए उनकी गुफा में प्रवेश किया। जूनिंग पहाड़ से नीचे क्यों आए? झांग यूचुन ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। जूनिंग की साधना का स्तर संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर है। संप्रदाय में रहना अधिक उपयोगी होगा, कम से कम वह तो यही सोचता है, क्योंकि ली किंग क्यू को समय समय पर पहाड़ से नीचे जाना पड़ता है। लेकिन क्यू पत्थर के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई और बोली, मैंने उसे स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड में भेजा है। वह पोषण युआन क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। 9 मंजिलें। झांग यूचुन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। जब भी वह जूनिंग के साधना स्तर के बारे में सुनता था तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जूनिंग प्रतिभाशाली है, बल्कि बात यह है कि वह मेहनती है। उसका बेचारा तीसरा छोटा भाई जूनिंग की बराबरी कैसे कर सकता है? झांग यूचुन मेज के पास जाकर बैठ गया और बोला, लिंक्डइन संप्रदाय द्वारा संप्रदाय के भीतर भेजे गए जासूसों का पता चल गया है। वे 6 हैं। इन्हीं लोगों ने खुलासा किया कि तीनों शियाओ भाई आपके लिए काम कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कि संप्रदाय के भीतर और भी गहरे जासूस छिपे हुए हैं। जब से जू जिन शियाओ वो हुई का सिर लेकर लौटी है, तब से झांग यूचुन इस मामले की जांच कर रही है और इसके परिणाम काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन क्यू ने जवाब दिया, हम धीरे धीरे जांच करेंगे, वे अंततः गलती कर बैठेंगे। इसके बाद झांग यूचुन ने कहा, वरिष्ठ भाई, मेरे आदमियों ने कुछ और खोजा है जो मुझे संदिग्ध लगता है। यह क्या है? यह मामला तियानिक्सुआन पर्वत से संबंधित है। तियानिक्सुआन पर्वत और फैंशिया पर्वत को दुनिया के 2 पवित्र पर्वतों के रूप में जाना जाता है। फैंशिया पर्वत आत्माओं को सील करने की गुप्त तकनीक में निपुण है। मुझे लगा कि तियानिक्सुआन पर्वत के पास भी ऐसी ही कोई गुप्त तकनीक है, इसलिए मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा। परिणामस्वरूप मुझे पता चला कि तियानिक्सुआन पर्वत ने अपने द्वार बंद कर दिए हैं और किसी भी आगंतुक का स्वागत नहीं कर रहा है। मेरे लोग अंदर नहीं जा सके। झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि उसके जासूस किसी संप्रदाय के शिष्य नहीं थे, बल्कि मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग थे। आखिरकार वे गुप्त काम करते थे, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह आसानी से जिम्मेदारी से बच सकता था और किंग शियाओ संप्रदाय को फंसा नहीं सकता था। लेकिन क्यू ने अपनी आंखें नहीं खोली और लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, आप अपने लोगों को वापस बुला लीजिए, मैं किसी और से जांच करवा लूंगा। हालांकि तियानिक्सुआन पर्वत और किंग शियाओ संप्रदाय के बीच कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें कुछ जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। अध्याय 193 नरक में प्रहार। जैसे ही रात हुई, लेकिन क्यू गुप्त कक्ष में गया और वहां मो जियूहोंग को पाया। उसने मो जियूहोंग को अपने शिष्यों के साथ तियानिक्सुआन पर्वत में घुसपैठ करने और तियानिक्सुआन पर्वत की योजनाओं का पता लगाने का आदेश दिया। मो जियूहोंग इस बात से बहुत उत्साहित थी, क्योंकि डार्क हॉल को आखिरकार एक मिशन मिल गया था। उसने डार्क हॉल को अच्छी तरह विकसित करने का पक्का इरादा कर लिया था। अगर वे पर्याप्त योगदान देते रहे तो वे किंग क्यू के दिल में सबसे भरोसेमंद शाखा बन सकते थे। मो जियूहोंग की एक महत्वाकांक्षा है। इसका उद्देश्य डार्क हॉल को आर्ट हॉल और स्वॉर्ड सेक्ट से श्रेष्ठ बनाना है। हमेशा अंधेरे में मत छिपो, तुम्हें अक्सर बाहर निकलकर खोजबीन करनी चाहिए। असली छिपने का मतलब शहर में एकांत में रहना है, समझे? जाने से पहले किंग क्यू ने डार्क हॉल के शिष्यों को एक अनुस्मारक दिया। जो लोग हर समय अंधेरे में रहते हैं वे मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, और किंग क्यू भी नहीं चाहता कि डार्क हॉल के शिष्य संप्रदाय से अलग थलग पड़ जाएं। शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन वे वास्तव में क्या सोच रहे थे ये केवल उन्हीं को पता था। कार्य सौंपने के बाद किंग क्यू चली गई। चूंकि उनके लिए पहाड़ से नीचे आने का यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से मिलने का फैसला किया। जैसे जैसे किंग शियाओ संप्रदाय का साधना वातावरण अधिकाधिक लोकप्रिय होता गया, शिष्यों की दिन रात की अवधारणा भी सांसारिक वास्तविकता से परे होती चली गई। यहाँ तक कि रात में भी लोगों को किंग शियाओ पर्वत के आसपास घूमते देखा जा सकता था और विभिन्न जंगलों में साधना करते शिष्यों की आकृतियां देखी जा सकती थीं। लिक्विन क्यू झाओ जैन की गुफा में पहुंचे, जहां झाओ जैन खेती कर रहे थे। फिलहाल इस संप्रदाय ने केवल 4 गुफा आवास वितरित किए हैं, लेकिन मिंगुआंग ने पहले ही लोगों को 10 और आवास बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो उनके द्वारा वितरण के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यू ने योजना बनाई थी कि पर्याप्त गुफा आवास उपलब्ध हो जाने के बाद वह पहले उच्च अधिकारियों को गुफा आवास वितरित करेगा। किसी संप्रदाय में युवा शिष्यों को वरिष्ठों से बेहतर व्यवहार मिलना असंभव है। ऐसा करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी और वरिष्ठों को संप्रदाय के नेता द्वारा अपने योगदान की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। मालिक, कृपया बैठ जाए, मैं आपके लिए चाय डालता हूँ। झाओ जैन खड़े हुए, झुककर प्रणाम किया और फिर अपने बगल में रखी लकड़ी की अलमारी की ओर चल पड़े। 13 वर्षीय झाओ जैन को देखकर किंग क्यू ने गौर किया कि उसकी लंबाई काफी बढ़ गई थी।
देखते ही देखते झाओ जेन एक बच्चे से किशोर बन चुका था। उसकी शरारतें खत्म हो गई थीं और उसका व्यवहार अधिक संयमित हो गया था, जिससे वह भावनाओं और संतुष्टि दोनों से भर गया था। लेकिन क्यू अपने इस शिष्य को बहुत प्यार करता था और उस पर कड़ी नजर रखता था। वह अक्सर युआन क्यूई को झाओ जेन से मिलने भेजता था, क्योंकि उसे डर था कि वह गायब हो सकता है। इसका कारण यह है कि लीकिन क्यू को हमेशा झाओ जेन का भाग्य याद रहता था। कठिनाइयों और असफलताओं से भरा जीवन। इस व्यक्ति को 16 वर्ष की आयु से पहले अनेक परीक्षाओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। 16 वर्ष की आयु के बाद ये भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनकी समझ का स्तर उच्चतर हो जाएगा। मेरे 16 साल का होने में सिर्फ 3 साल बचे हैं। झाओ जी की मृत्यु और दुनिया में व्याप्त अराजकता के साथ किंग शियाओ संप्रदाय को धमकी देने वाली सभी शक्तियों का सफाया हो चुका है। तर्कसंगत रूप से किंग शियाओ संप्रदाय के भीतर स्थित झाओ जेन को कोई भी धमकी नहीं दे सकता, लेकिन ली किंग क्यू अभी भी बेचैन है। हाल ही में जब भी ली किंग क्यू का सामना झाओ जेन से होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह भाग्य से लड़ रही हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल हाथ अंधेरे से झाओ जेन को पकड़ने के लिए बढ़ रहा हो। झाओ जेन को अपने लिए चाय डालते देख ली किंग क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये चाय कितनी देर से रखी है? क्या यह अभी भी पीने लायक है? झाओ जेन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बेशक मैं इसे पी सकता हूँ गुरुजी। मैं हर दिन ताज़ी चाय बनाता हूँ, भले ही आप ना आए। लेकिन क्यू ने उसके हाथ से चाय का प्याला लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अचानक चाय इतनी पसंद क्यों आने लगी है? मैं अपने तीसरे बड़े भाई से सीख रहा हूँ, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार मैं अब 6 या 7 साल का बच्चा नहीं हूँ, झाओ जेन ने बैठते हुए गंभीरता से जवाब दिया। ये सुनकर चाय पी रहे लेकिन क्यू का गला लगभग चाय में ही अटक गया। लेकिन क्यू ने बेबसी से पूछा, क्या आपके तीसरे वरिष्ठ भाई चाय पीते हैं? मेरा तीसरा बड़ा भाई स्वभाव से शांत है, जिसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए केवल बाहरी चीज़ों का सहारा लेता हूँ, झाओ जेन ने जवाब दिया। तो फिर अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग मत लेना। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। झाओ जेन तुरंत घबरा गई, अचानक खड़ी हो गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। लेकिन क्यू को उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आता था और वह लगातार चुटकी लेते हुए कहती थी, तुम तो पहले से ही इतने शानदार हो, फिर भी क्यों भाग लेना चाहते हो? जब मैंने पहले भाग लिया था तब मैं बहुत छोटी थी, यह मेरे साथ अन्याय है, झाओ जेन ने नाराजगी जताते हुए कहा। वह सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि उसमें सबसे मजबूत शिष्य के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम काफी मजबूत हो जाओगी और हो सके तो अपनी बड़ी बहन के पिछले प्रदर्शन से भी ज्यादा मजबूत, ताकि तुम छोटे शिष्यों के लिए एक उदाहरण बन सको और सबको बता सको कि किंग शियाओ संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य कैसा होना चाहिए। लेकिन क्यू ने अपनी मुस्कान दबाई और धीरे से कहा। झाओ जेन ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैं जल्द ही 6ठे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। मेरा लक्ष्य अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले 8वें स्तर तक पहुंचना है। लेकिन क्यू को इसमें कोई संदेह नहीं था कि झाओ जेन की परिश्रम जूनिंग से कम नहीं थी। किंग ये पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुका है और अपने परिवार के लिए काम करने में व्यस्त है। हालांकि जिया के पास 100 प्रकार के दानव शरीर थे, फिर भी उसका मन अशांत था और वह हमेशा अपने साथियों के आसपास मंडराता रहता था। झाओ जेन अलग हैं, वे साधना के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। यदि उन्हें अद्वितीय कौशल विकसित करने के लिए समय न निकालना पड़ता तो वे पहले ही पोषण युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके होते। अगले 3 वर्षों में आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप किंग शियाओ पर्वत पर ही रहें और कहीं और न जाएं। यदि कोई आपसे संपर्क करे और आपको पर्वत से नीचे लाने का प्रयास करे तो मुझे तुरंत सूचित करें। किसी पर भी आसानी से भरोसा न करें। लेकिन क्यू ने झाओ जेन को घूरते हुए गंभीर भाव से कहा। काफी सोच विचार के बाद उसने झाओ जेन को रहस्य बताने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को 16 साल की उम्र तक जीवित रहना ही होगा। ये सुनकर झाओ जेन को अपनी माँ का भेजा हुआ पत्र याद आ गया और उसका चेहरा असामान्य हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, आपको किस बात की चिंता है? लेकिन क्यू ने गंभीर भाव से कहा, मुझे कुछ ज्योतिषीय तकनीकें आती हैं और मैं कभी कभी भविष्य की घटनाओं को देख सकता हूँ। तुम्हारे भाग्य में एक विपत्ति लिखी है, लेकिन जब तक तुम किंग शियाओ पर्वत पर रहोगे तुम उससे पार पा सकते हो। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान झाओ जेन को जो गुफा मिली थी वह दूसरे पहाड़ पर थी। उसकी सुरक्षा के लिए लेकिन क्यू ने मिंगबुआंग से विशेष रूप से किंग शियाओ पर्वत पर उसके लिए एक गुफा का पुनर्निर्माण करने को कहा ताकि वह वहां रह सके। सौभाग्य से वह आज्ञाकारी था और कभी पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। क्या यह मेरी किस्मत में लिखी कोई विपत्ति है? झाओ जेन का चेहरा उदास हो गया और वह चुप हो गया। लेकिन क्यू उसकी बात समझ सकती थी, ऐसी स्थिति का अचानक सामना करने पर कोई भी घबरा जाएगा। 3 साल न तो कम है और न ही ज्यादा, जब तक आप इसे पार कर लेते हैं सब ठीक रहेगा। इसके बाद लेकिन क्यू ने उसकी साधना की प्रगति के बारे में पूछताछ जारी रखी और झाओ जेन ने सच्चाई से जवाब दिया। इसके बाद झाओ जेन ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी साधना की गति भी बढ़ती गई। साधना में उनका केवल एक ही लक्ष्य था, लेकिन क्यू की तरह जल्द से जल्द विपत्तियों से पार पाना। लेकिन क्यू झाओ जेन की गुफा में आधे घंटे तक रुकने के बाद वहां से चले गए। झाओ जेन गुफा के प्रवेश द्वार से लौटकर पत्थर की मेज पर आया और बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसने अपनी माँ का संदेश अपने स्वामी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि स्वामी उसकी माँ से निपटेंगे। हालांकि वह ऐसा दिखावा भी नहीं कर सकता था कि उसे अपने स्वामी की बात पता नहीं है। क्या सचमुच उसका भाग्य किसी विपत्ति के लिए ही लिखा है? क्या त्यानिक्सुआन पर्वत उससे निपटना चाहता था या उसकी माँ उसके खिलाफ साजिश रच रही थी? झाओ जेन को अचानक तीनों शियाओ भाइयों से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, जो पारिवारिक संबंधों के बावजूद ऐसे फैसले लेने में सक्षम थे जो उनके हित में नहीं थे। जब उन्होंने वास्तव में इस परिस्थिति का सामना किया तभी उन्हें एहसास हुआ कि पारिवारिक संबंधों को तोड़ना कितना मुश्किल है। उसने गहरी सांस ली और अपने कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जब तक वह काफी मजबूत था उसे तथाकथित विपत्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्पविराम। समय गुजर जाता है। देखते ही देखते जून का महीना शुरू हो गया।
वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो चुकी थी और आसमान और जमीन के बीच का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। इसी दिन ली किन कियू जिनलांग को युवानती बंदरगाह शहर लेकर आए। 1 वर्ष के निर्माण के बाद बंदरगाह शहर प्रारंभिक रूप से स्थापित हो चुका था, जिसमें सैकड़ों मंडप थे, जिनमें से अधिकांश प्राचीन गेंगजिन युवानती के भंडार के रूप में उपयोग किए जाने वाले गोदाम थे। ली किन कियू ने युवान टाई ब्लेस्ड लैंड को आम जनता के लिए खोल दिया है और वर्तमान में 100 से अधिक सच्चे शिष्य वहां साधना कर रहे हैं। साधना न करने पर ये शिष्य विश्राम के लिए युवान टाई पोर्ट टाउन आते हैं। ली किन कियू के आने की खबर सुनते ही यूलिन तुरंत उनसे मिलने आ गई। किंगजियाओ के साथ गुरुओं में दूसरे स्थान पर रहने वाले यूलिन युवानती बंदरगाह नगर और युवानती पवित्र भूमि के शासक बन चुके हैं। उनकी वरिष्ठता के कारण उनके शिष्य उनका आदर करते हैं और फिलहाल कोई समस्या नहीं है। जब यूलिन वहां पहुंची तो ली किन कियू एक विशाल हॉल में खड़ी थी। उसके सामने एक तालाब था जिसके बीच में एक भंवर था। यह हवेली एक उतले समुद्र तट पर स्थित है जो भंवर को पूरी तरह से छिपा देती है। ये बंदरगाह मूल रूप से इस भंवर को ढकने के लिए बनाया गया था। पिछले 1 साल में समय समय पर इस भंवर से अजीबोगरीब मछलियां निकलती रही हैं और एक बार तो इसने हवेली को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण यूलिन को अपने शिष्यों को बारी बारी से उस जगह की रखवाली के लिए भेजना पड़ा। संप्रदाय के गुरुजी, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? प्रणाम करने के बाद यूलिन ने पूछा। रिश्ते के लिहाज से ली किन कियू मेरे बड़े चाचा हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर ही ली किन कियू को इस तरह संबोधित कर सकती हूँ। ली किन कियू ने कहा, मैं इस भंवर के नीचे क्या हो रहा है इसकी जांच करने जा रहा हूँ। इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। ये सुनकर यूलिन तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, पंत प्रमुख, कृपया आप स्वयं नीचे न जाएं। ये भंवर बहुत अजीब है। थोड़ी देर पहले एक मछली बाहर आई थी, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। कुछ नुकसान करने के बाद वह वापस अंदर चली गई। हमें संदेह है कि वह एक आत्मा बन गई है। लेकिन क्यों मुस्कुराए और बोली, बेशक मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे पास पूरी तरह से जांच करने के साधन हैं। ये किस प्रकार की विधि है? यूलिन ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास 3 भूत सेवक हैं और मैंने उन्हें स्थिति की जांच करने के लिए पहले ही नीचे भेज दिया है। ओन्यात्सु, यूलिन जम गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस स्तर तक साधना करने के बाद वह आत्माओं के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है, लेकिन उसने कभी भी किसी भूत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। इसके अलावा भूत गुलाम शब्द बहुत ही भयावह लगता है। संप्रदाय का नेता भूत प्रेत गुलामों को भी रखता है। यूलिन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन संप्रदाय के नेता पर अपने भरोसे के कारण उसे लगा कि ऐसा करने के पीछे संप्रदाय के नेता के कुछ कारण जरूर होंगे। ठीक इसी तरह भूत सेवक को जांच के लिए भेजना वास्तव में बेहतर था। पंथ के गुरुजी, क्या भूत सेवक जीवित प्राणियों पर हमला कर सकते हैं? यूलिन ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन क्यू ने उत्तर दिया, बेशक वे कर सकते हैं। भूतिया सेवकों की तो बात ही छोड़िए, कुछ भयंकर भूत भी जीवित लोगों द्वारा देखे जाने पर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूलिन चुप रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या उसे एक प्रेत दास भी रखना चाहिए? उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी और साधना में उसे एक बाधा का सामना करना पड़ रहा था। वह खुद को और मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उसे संप्रदाय के नेता से कैसे संपर्क करना चाहिए? जैसे ही यूलिन इस समस्या से जूझ रही थी, तालाब में उठने वाला भंवर और भी हिंसक रूप से हिलने लगा और लीकिन क्यू के हेरफेर के तहत लिन चुवान ने अपना भूतिया रूप प्रकट कर दिया। यूलिन ने बुरी आभा बिखेरते उस छोटे शैतान को हैरानी से देखा, जिससे एक दुष्ट आभा निकल रही थी। लिन चुवान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट रूप से असामान्य था। लिन चुवान ने यूलिन को अनदेखा करते हुए लीकिन क्यू की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, नीचे एक अथाह समुद्र है जिसमें बहुत सारी विशाल मछलियां हैं। मैंने एक जल सर्प देखा जो बाईजी से भी बड़ा था। लिक्विन क्यू ने भौहें उठाईं। आसपास का पूरा इलाका उथला पानी है जिसका गहरे समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। निस्संदेह इस भंवर का एक विशिष्ट स्थान समय दूरसंचार प्रभाव है। अध्याय 194 आत्मा की आंख का उदय। लिन चुवान के वर्णन के अनुसार भंवर के नीचे एक असीम और अथाह महासागर है और भंवर का दूसरा किनारा गहरे समुद्र की सतह पर प्रतीत होता है, जिसके नीचे उनके पैरों के नीचे कोई भूमि दिखाई नहीं देती है। चूजिंग और नानगोंगी ने उससे पीछे रुकने के लिए कहा ताकि वे रास्ता न भटक जाएं। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे अपने और आपके बीच एक बहुत बड़ी दूरी का एहसास हुआ, सीनियर ब्रदर, जो बेहद असहज था, लिन चुवान ने अंत में कहा, और फिर चूजिंग और नानगोंगी को अपनी प्रेत जैसी आभा का एहसास होने से रोकने के लिए वापस भंवर में गायब हो गया। लेकिन क्यू और लिन चुवान तथा नानगोंगी के बीच का संबंध आत्मा बंधन अभिशाप द्वारा कायम है। यदि कोई प्रेत दास उससे बहुत देर तक दूर रहता है तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लिन चुवान द्वारा वर्णित खतरे को देखकर लेकिन क्यू हिचकिचाई और सोचने लगी कि क्या उसे तीनों भूतों को समय से पहले वापस बुला लेना चाहिए। लिन चुवान की बुद्धिमत्ता सुनने के बाद यूलिन ने भौहें चढ़ाईं और उसके मन में इस भंवर का खतरा बढ़ गया। भविष्य में इस स्थान की रक्षा के लिए नियुक्त शिष्यों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए और उनकी साधना का स्तर भी कम नहीं होना चाहिए। भविष्य में और भी शिष्य यहाँ साधना करने आएंगे और आप अधिक जनशक्ति तैनात कर सकेंगे। मैं आपको इन शिष्यों के लिए एक पुरस्कार योजना तैयार करने और उसे स्पिरिट वेल्थ हॉल को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ। जब तक ये बहुत अधिक न हो, वे इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन क्यू ने भंवर की ओर देखते हुए कहा। यूलिन होश में आया और उसने तुरंत लीकिन क्यू को धन्यवाद दिया। 13 वर्षों के संघर्षों और कठिनाइयों ने किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों में एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। वे खतरे से नहीं डरते, बल्कि केवल दाव साधना के अवसरों को खोने से डरते हैं। जब तक संप्रदाय उसे मजबूत समर्थन प्रदान कर सकता है, यूलिन को विश्वास है कि वह इस स्थान की रक्षा कर सकता है। लेकिन क्यू ने युवानती गांग कस्बे के लिए अपनी परिकल्पना का वर्णन जारी रखा। उन्होंने यूलिन को मछली पकड़ने के मिशन स्थापित करने का निर्देश दिया और कहा कि बाद में जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को बिक्री के लिए विभिन्न संप्रदायों और सांसारिक जगत में ले जाया जाएगा। इसके बाद मैं एक समुद्री क्षेत्र निर्धारित करूंगा और तियांगोंग टांग से तुम्हारे लिए एक मछली पालन केंद्र बनवाऊंगा। यदि तुम्हें वहां आध्यात्मिक ऊर्जा या राक्षसी शक्ति वाली मछलियां मिलें तो तुम उन्हें वहां पाल सकते हो। लेकिन क्यू के विचारों ने तुरंत यूलिन के चिंतन को प्रेरित किया।
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि युवानती गांगटाउन में विकास के इतने सारे रास्ते हैं। उनका इरादा तो इसे केवल किंग शियाओमिंग के भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल करने का था। संप्रदाय के नेता से यही उम्मीद थी। यूलिन प्रशंसा से भर उठी। लेकिन क्यू के विचार का अनुसरण करते हुए यदि युआन टाई पोर्ट टाउन की स्थापना हो जाती है तो वहां शिष्यों की संख्या बढ़ने के कारण रहस्यमय भंवर से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। युआन तिएगांग कस्बा किंग क्यू द्वारा निर्धारित योजना का मात्र एक हिस्सा है। भविष्य में किंग शियाओ संप्रदाय विभिन्न पवित्र भूमियों में कस्बे स्थापित करेगा और 8 हॉल किंग शियाओ संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शाखा हॉल खोलना जारी रखेंगे। अब से ताइकुन पर्वत किंग शियाओ संप्रदाय का शक्ति केंद्र होगा और साधारण शिष्यों के लिए ताइकुन पर्वत पर आना आसान नहीं होगा। बेशक ऐसी योजना के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है और इसे धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। सौभाग्य से किंग शियाओ संप्रदाय पहले से ही एक निश्चित पैमाने पर विकसित हो चुका है और बिना समय बर्बाद किए एक ही समय में निर्माण कार्य के लिए तियांजी पर्वत, लिंगटोंग पर्वत श्रृंखला, तियानशान लिंगची और युवानती बंदरगाह शहर में लोगों को भेज सकता है। कुछ समय बाद चू जिंग, नानगोंगी और लिनचुवान भंवर से बाहर निकले। यूलिन ने हैरानी से नानगोंगी को देखा और सोचने लगी कि क्या संप्रदाय का नेता सचमुच किसी महिला भूत को बुला रहा है। हमें न तो कोई इंसान मिला है, न ही बाईजी जैसे कोई राक्षस, लेकिन यहाँ कई विशालकाय जीव जरूर हैं। हम 10 मील से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं और अब और आगे खोज नहीं बढ़ा सकते, चू जिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जैसे जैसे वह भंवर से दूर होता गया उसका डर बढ़ता गया। अज्ञात के प्रति यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, खासकर जब वह अंधेरे में था। उसे लगा कि वह किसी भी क्षण उसमें समा सकता है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाकर कहा, जब तक कोई अन्य साधना संप्रदाय या दानव शक्तियां मौजूद नहीं हैं तब तक सब ठीक है। राक्षस जाति की सेनाएं? यूलिन ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन क्यू हंसते हुए बोली, राक्षस भी मनुष्यों जितने ही बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से मानवीय सोच का उपयोग करेंगे। मुझे डर है कि राक्षस आपस में मिलकर एक शक्ति बना लेंगे। बेशक ये सिर्फ मेरी चिंता है और मैंने अभी तक इसका सामना नहीं किया है। यूलिन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ, वरना वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसका सामना इतने सारे राक्षसों से हो जाता तो उसे किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता। इसके बाद लेकिन क्यू ने तीनों भूतों को अपने शरीर और तलवार में समाहित कर लिया, मुड़ा और चला गया और यूलिन उसे विदा करने गई। लेकिन क्यू के पहाड़ के दूसरी ओर अपनी तलवार पर सवार होकर गायब हो जाने के बाद यूलिन ने युवानती गांग कस्बे के भविष्य के विकास पर चर्चा करने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा किया। अल्पविराम। सितंबर में किंग शियाओ संप्रदाय ने उन शीर्ष 10 लोगों के लिए एक पुरस्कार प्रणाली जारी की जिन्होंने पोषण युवान क्षेत्र के 6ठे स्तर को पार कर लिया था, क्योंकि संप्रदाय में पहले से ही 10 से अधिक लोग पोषण युवान क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। उसी महीने में झाओ जैन, शेन यू और जू जिन ने क्रमशः पोषण युवान क्षेत्र के 6ठे स्तर को पार कर लिया। ये संदेश छिपे नहीं रहे और तेजी से किंग शियाओ संप्रदाय में फैल गए, जिससे शिष्यों का साधना के प्रति उत्साह फिर से जागृत हो गया। हालांकि लेकिन क्यू जूजिन के कटे हुए हाथ को देखकर परेशान थी। हालांकि जूजिन का हाथ फिर से जुड़ गया था, फिर भी उन्हें अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना बहुत अटपटा लग रहा था, पहले की तुलना में कहीं कम सहज, खासकर तलवार चलाते समय। हालांकि जूजिन ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाथ का फिर से जुड़ना ही काफी है, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से तलवार चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। दोपहर के समय लेकिन क्यू की गुफा के बाहर जंगल में वह तीनों शियाओ भाइयों को ध्यान और साधना करते हुए देख रहा था। तीनों बंधुओं में उत्कृष्ट साधना क्षमता है और उनकी साधना गति लगभग समान है। वे सभी पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच चुके हैं। युद्ध क्षमता के मामले में सबसे बड़े भाई शियाओ वुडी सबसे शक्तिशाली हैं, उसके बाद तीसरे भाई शियाओ वुमिंग का स्थान आता है, जबकि शियाओ वुकिंग सबसे निचले पायदान पर हैं, लेकिन यह अंतर नगण्य है। लेकिन क्यू ने ऊर्जा को अवशोषित करने में उनकी कमियों को बताया और उनकी साधना की गति को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंचने के बाद तीनों भाइयों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी साधना की प्रगति की दर धीमी हो गई है, जिससे वे पोषण युवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके झाओ जैन की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। झाओ जैन उनसे 7 साल छोटी हैं, ऐसी प्रतिभा का होना वाकई निराशाजनक है। अपने निर्देश देने के बाद लेकिन क्यू ने कहा, कल सुबह आप तीनों शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए तियांजी पर्वत पर जाकर उसे घेरने वाली सेना को खदेड़ देंगे। ये सुनकर तीनों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और वे तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। लेकिन क्यू की व्यवस्था भी अर्थपूर्ण थी, ये देखना बाकी था कि क्या जियाओ वुकिंग इसे समझ पाएगा और इसे पूरा करने का साहस कर पाएगा। 1 घंटे बाद तीनों शियाओ भाई विदा लेने के लिए उठे, लेकिन क्यू अपनी गुफा में नहीं लौटा बल्कि वहीं रुका रहा। कुछ देर बाद युनका लिंग शियाओ आंगन से आया। युनकाई उन कुछ शिष्यों में से एक है जो सीधे ली किंग क्यू से संपर्क कर सकती है और उसे ली किंग क्यू के अन्य शिष्यों के समान ही सम्मान प्राप्त होता है। हाल ही में युनकाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्शल आर्ट के अखाड़े में 100 से अधिक मुकाबले जीते हैं। ये जीते समान साधना स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच हासिल की गई हैं, जो इन्हें अत्यंत मूल्यवान बनाती हैं। संप्रदाय के नेता के साथ उसका अतीत उसकी पौराणिक स्थिति को और भी मजबूत करता है। इस अराजक दुनिया में कई शिष्यों को संप्रदाय के नेता द्वारा बचाया गया और वे कृतज्ञता के साथ साधना करने लगे। युनकाई को भी स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के नेता के गुट का सदस्य माना गया। वह पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि जियाओ वुडी एक बार उससे मामूली अंतर से हार गया था। हालांकि कहा जाता है कि वह बहुत कम अंतर से हार गया था, लेकिन क्यू को लगा कि युनकाई ने शायद उसके लिए सम्मान बचा लिया था। सर्वदृष्टि वाली आंखें आपको अपने प्रतिद्वंदी के मंत्रों और चालों में खामियों को देखने की अनुमति देती हैं, जिससे ये समान स्तर के विरोधियों के बीच की लड़ाई में एक अजेय क्षमता बन जाती है। इसके अलावा विविध नियमों की आत्मा नेत्र अपनी अंतर्निहित दिव्य शक्ति का पोषण भी कर सकती है, जिससे ली किंग क्यू को इसकी बहुत उम्मीद है। युनकाई ली किंग क्यू के पास आए, अभिवादन में हाथ उठाया, फिर अपनी दाहिनी हथेली खोलकर आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार को संघनित किया। इसके तुरंत बाद आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार 2 भागों में बढ़ने लगी और 9 आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवारें बन गईं।
लेकिन क्यू ने कहा, वास्तव में आपने आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार की साधना में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। ये हमें यूनकाई की एक और नियति हजारों हथौड़ों से परिष्कृत की ओर ले जाता है, जो और भी असाधारण है। जब तक यूनकाई जूनिन की तरह लगन से साधना करती रहेगी, तब तक उसका भविष्य निस्संदेह संप्रदाय के शीर्ष 3 लोगों में होगा। लेकिन क्यू की प्रशंसा सुनकर यूनकाई मुस्कुराया और बोला, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं अपनी साधना में निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। यूनकाई, क्या तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? लेकिन क्यू ने गंभीरता से पूछा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। नॉरिशिंग युआन क्षेत्र का चौथा स्तर पहले से ही मार्शल आर्ट की दुनिया से ऊपर है, और यहाँ तक कि एक संप्रदाय के भीतर भी यह एक प्रथम श्रेणी का स्तर है जो उसके कुछ दबाव को कम करने के लिए पर्याप्त है। यूनकाई का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। विशेषकर जब उसने तीनों शियाओ भाइयों को ली केंग क्यू के लिए काम करते देखा तो वह चिंतित हो गई। हालांकि वह तीनों शियाओ भाइयों के बाद परिवार में शामिल हुई थी, फिर भी वह हमेशा खुद को और तीनों शियाओ भाइयों को एक ही पीढ़ी के प्रतिद्वंद्वी मानती थी और उनसे हारना नहीं चाहती थी। यदि झाओ जैन, युआन ली और ली यांग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो यूनकाई और तीनों शियाओ भाई भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे की साधना पर दबाव पड़ रहा है। कृपया आदेश दीजिए, संप्रदाय प्रमुख। यूनकाई को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो। उसका पूरा शरीर उत्तेजित हो गया। 18 साल की उम्र में भी वह 15 या 16 साल की ही लगती थी। उसकी लंबाई बहुत कम थी, जिसकी वजह से ली केंग क्यू हमेशा उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता था। भविष्य में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए विभिन्न पवित्र भूमियों की देखरेख करो और नियमित निरीक्षण करो। तुम्हारी 7 बहनों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। मैं साधना कक्ष और आध्यात्मिक धन कक्ष से तुम्हारे लिए संसाधन और धन आवंटित करवाऊंगा, जिन्हें तुम वितरित कर सकती हो। वे अब से तुम्हारे लिए काम करेंगी, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर यूनकाई और भी उत्साहित हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय का नेता अभी भी उसकी बहनों के बारे में सोच रहा होगा। उसे और उसकी बहनों को लेकिन क्यू ने बचाया और पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए किंग शियाओ संप्रदाय तक पहुंचाया। वे अब भी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करती हैं और वह आशा करती है कि उसकी बहनें बेहतर जीवन जी सकेंगी। धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख। यूनकाई ली केंग क्यू के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। लेकिन क्यू ने झट से उसे उठने में मदद की और चिड़चिड़ाते हुए कहा, इतनी आसानी से घुटने मत टेको। किंग शियाओ संप्रदाय में इस तरह के भद्दे शिष्टाचार नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूँ। यूनकाई ने भावुक भाव से ली केंग क्यू की ओर देखा और कहा कि कुछ बातें ऐसी थीं जो वह लगभग बोल ही देती। अच्छी तरह साधना करो और मेरी अच्छी तरह सेवा करो, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, वापस जाओ और तैयारी करो। कल तुम साधना कक्ष और आध्यात्मिक धन कक्ष में जाकर संसाधनों के लिए आवेदन कर सकते हो। ली क्विन क्यू ने अपना हाथ लहराया और यूनकाई सहमत हो गए। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ली केंग क्यू मुड़ा और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। वह केवल अपने होंठ सिकोड़कर ली केंग क्यू की पीठ को प्रणाम कर सकी और फिर मुड़कर पहाड़ से नीचे उतर गई। जब उसने अपनी 7 बहनों को यह संदेश दिया तो वे बहुत उत्साहित हुईं और उन्होंने उसका दिल से आभार व्यक्त किया। वे मूर्ख नहीं थी। उन्हें एहसास था कि संप्रदाय की मुखिया केवल उसी के कारण उनकी विशेष देखभाल कर रही है। उस शाम ली क्विन क्यू ने ली डोंग्यू और ली सेजिन को इसके बारे में बताया। बड़े भाई, यूनकाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि वह आपको बहुत पसंद करती है। क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? ली सेजिन ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। लेकिन क्यू ने मुंह में भरी शराब लगभग थूक ही दी। ली डोंग्यू ने ली सेजिन को घूरते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ली सेजिन ने हाथ फैलाकर कहा, चौथी वरिष्ठ बहन, क्या आपको नहीं दिख रहा कि वह शिष्य बनना नहीं चाहता, लेकिन वरिष्ठ भाई को परेशान करता रहता है? इसके अलावा क्या वरिष्ठ भाई की शादी अब तक नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन क्यू ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, रुको, शादी करनी चाहिए से तुम्हारा क्या मतलब है? हम साधना करने वाले संप्रदाय हैं और शादी करना और बच्चे पैदा करना कोई अनिवार्यता नहीं है। बकवास करना बंद करो। ली सेजिन ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन फिर भी यूनकाई से तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करवाना बेकार नहीं है। नहीं तो मैं उसे साधना हॉल में स्थानांतरित कर दूंगी, उसे एक वरिष्ठ शिष्य बना दूंगी और फिर बाद में उसे उप प्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर दूंगी। साधना कक्ष का सबसे शक्तिशाली शिष्य यांग चेंग्यू है, जो युद्ध प्रतियोगिता के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक है। हालांकि जैसे जैसे यूनकाई की प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसने यूनकाई के युद्धों को देखा और महसूस किया कि यूनकाई में यांग चेंग्यू से भी अधिक क्षमता है, इसलिए उसकी रुचि यूनकाई में विकसित हुई। दरअसल यूनकाई पर सिर्फ उसी की नज़र नहीं थी, अन्य हॉल मास्टर्स की भी यही इच्छा थी। कुछ ने तो यूनकाई से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। अध्याय 195 स्वॉर्ड सोलो। आपको खुद लोगों को ढूंढना सीखना होगा। आप हमेशा मेरे पास लोगों को मानने नहीं आ सकते। लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा कि यूनकाई उनकी शिष्या है और वे उसे जाने नहीं दे सकते। इसके अलावा उसे जाने देने से यूनकाई की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। किंग शियाओ संप्रदाय में अब बहुत सारे शिष्य हैं और अभी भी कई प्रतिभाशाली शिष्य ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। केवल तभी जब उनमें से किसी एक की प्रतिभा या समझ उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाए तो ली केंग क्यू अपवाद बनाकर उसे पदोन्नत करेंगे। दरअसल यदि किसी व्यक्ति की योग्यता उच्च स्तर की हो तो वह शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ली सेजिन ने शिकायत करते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। साधना कक्ष में बहुत भीड़ रहती है और मुझे ताबीज और आध्यात्मिक पौधों का अध्ययन भी करना पड़ता है। मेरी अपनी साधना में देरी हो गई है। ये सुनकर ली केंग क्यू ने सलाह दी, अब अधिकार सौंपने का समय आ गया है। आपने पहले ही इतने सारे शिष्यों का प्रशिक्षण कर लिया है, अब आप उन पर भरोसा करके अपने स्वयं के अभ्यास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चाहे वह ताबीज हो या आध्यात्मिक पौधे, शिष्य उनका अध्ययन कर रहे हैं और साधना कक्ष अब उस स्तर पर नहीं है जहां वह ली सेजिन के बिना काम नहीं कर सकता। ये सच है, हमें वास्तव में अपनी साधना पर काम करने की जरूरत है। ली सेजिन ने सिर हिलाया। नए शिष्यों की हालिया वृद्धि से उन पर दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन क्यू ने जाने से पहले अपनी दोनों छोटी बहनों की साधना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उसके जाने के बाद ली सेजिन ने ली डोंग्यूए की ओर देखा और पूछा, बड़ी बहन, आपको बादल कैसे लगे? मैं इसे कैसे देखता हूँ?
बेशक मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे आशा है कि उनके जैसी और भी शिष्याएं होंगी ताकि संप्रदाय समृद्ध हो सके। और भी ज़्यादा, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? ये कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम दिन ब दिन और ज़्यादा बागी होते जा रहे हो, मार खाने को तैयार हो। ये सुनकर ली डोंगयुए का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने ली सिजिन को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ली सिजिन बच गई। फिर भी वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। अल्पविराम। अक्टूबर के मध्य में तीनों शियाओ बंधुओं ने वापस आकर बताया कि उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 60,000 सैनिकों की सेना को खदेड़ दिया है। जब यह विषय उठा तो तीनों बहुत उत्साहित हो गए। वे आमतौर पर केवल अपने संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ ही अभ्यास करते थे और मार्शल आर्ट की दुनिया में दूसरों की तुलना में अपनी ताकत के बारे में नहीं जानते थे। अब उन्हें आखिरकार पता चल गया था। 60,000 सैनिक भी उन्हें रोक नहीं पाए। शाओ वुडी को याद आया कि कैसे उसने एक हाथ से जनरल की गर्दन पकड़ ली थी और उसका दिल उत्साह से भर उठा। अमरत्व की साधना और सांसारिक मार्शल आर्ट के बीच का अंतर उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। यही कारण था कि वे ली किंगकियू के प्रति आभारी थे। अगर ली किंगकियू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित न किया होता और इतने सारे संसाधन न दिए होते तो आज उनके पास वह ताकत न होती जो उनके पास है। वापसी के रास्ते में तीनों भाइयों ने कई बार दिल खोलकर बातें की और ली किंगकियू की उदारता की प्रशंसा की। उनके लिए ऐसे शिष्य पर भरोसा करना मुश्किल था जिसके पिता ने संप्रदाय के खिलाफ इस तरह से बगावत कर दी हो। हालांकि ली किंगकियू को यह नहीं पता था कि वे निजी तौर पर क्या बात करते थे, लेकिन वफादारी में हुई वृद्धि से वह समझ गया था कि उसने उनके बारे में गलत अनुमान नहीं लगाया था। उसने तीनों व्यक्तियों की रिपोर्ट सुनी और संतुष्टि से सिर हिलाया। लड़ाई की कमान शियाओ वुडी और शियाओ वुमिंग के हाथ में थी, जबकि शियाओ वुकिंग ने रणनीति बनाई। उन्होंने अच्छा काम किया और कोई रक्तपात नहीं होने दिया। लेकिन क्यों नहीं चाहता था कि किंगशियाओ संप्रदाय एक रक्तपिपासु राक्षसी संप्रदाय बन जाए। वह तो बस उस सेना को खदेड़ना चाहता था। वापस जाओ और लगन से साधना करो। भविष्य में तुम्हें और भी कई मिशन मिलेंगे और मैं तुम्हारे प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ने कहा। तीनों शियाओ भाइयों ने तुरंत झुककर विदा ली। वे बातें करते और हंसते रहे और लेकिन क्यों तीनों भाइयों के बीच गहरे स्नेह को देखकर प्रसन्न हुई। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्यों उठ खड़ी हुई, अंगड़ाई ली और तलवार संप्रदाय का जायजा लेने जाने का फैसला किया। मैंने सुना है कि हाल ही में तलवार संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है। वह इतना ऊर्जावान है कि हान लैंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उसमें इसे दबाने की क्षमता की कमी है, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व की बात है। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की ताकत अभी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए वह अहंकारी है और उसे संयमित करने की आवश्यकता है। लेकिन क्यू ने भी उनके आंकड़े देखे थे। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट स्तर की थी और उन्हें और विकसित करना उचित था। प्रतिभाशाली लोग थोड़े अहंकारी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इसे सुधारा जा सकता है। किंगशियाओ संप्रदाय अब पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रतिभाशाली लोगों के पैदा होने की संभावना भी अधिक है। हालांकि जैसे जैसे किंगशियाओ संप्रदाय मजबूत होता जाता है, प्रतिभा को परिभाषित करने की सीमा भी बढ़ती जाती है। जब ली किंगकियू तलवार संप्रदाय में पहुंची तो पूरा संप्रदाय हलचल में था। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि निडर जियानडू अब शर्मीली और अंतर्मुखी हो गई थी। जियानडू उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम है। इस वर्ष उसकी आयु मात्र 14 वर्ष है। वह सांसारिक तलवारबाजी की तकनीकों को एक बार देखकर ही उनमें महारत हासिल कर लेता है। उसकी प्रतिभा की प्रशंसा शेन यू ने भी की है। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह अहंकारी और दूसरों के प्रति निर्दयी है। वह अक्सर अपने शिष्यों से झगड़ता है और यहाँ तक कि हान लांग का भी विरोध करता है। स्वॉर्ड सोलो की प्रतिभा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। हालांकि उसने अभी तक वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया है, फिर भी कोई उसकी प्रतिभा पर संदेह नहीं करता। लेकिन क्यू के व्यक्तिगत रूप से जियानडू से मिलने आने का कारण न केवल उनकी उच्च योग्यता और विशेष भाग्य था, बल्कि लेकिन क्यू के प्रति उनकी अत्यधिक उच्च निष्ठा भी थी, जो उनसे कभी न मिलने के बावजूद 95% तक पहुंच गई थी। जब ली किंगकियू ने जियानडू से बात करने की पहल की तो जियानडू खुद को और रोक नहीं सका और ली किंगकियू के सामने घुटने टेक कर रोने लगा। पता चला कि जियानडू को भी ली किंगकियू ने बचाया था। उस समय उसे और उसके माता पिता को राक्षसी संप्रदाय ने कैद कर लिया था। उस समय वह छोटा था और उसके माता पिता को उसके किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होने की चिंता थी। इसलिए उन्होंने उसे पहाड़ पर भेजने से पहले इस साल तक इंतजार किया। अपने पिछले अनुभव के कारण ली किंगकियू के लिए उसे फटकारना आसान हो गया था। सच्चा बलवान व्यक्ति वही होता है जो कमजोरों की रक्षा कर सके। यदि आप अपने से कमजोर और कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ अच्छे से तालमेल बिठा सकते हैं तो आप ये साबित कर सकते हैं कि आप न केवल महान शक्ति के स्वामी हैं, बल्कि एक मजबूत हृदय वाले भी हैं। इन शब्दों ने जियानडू को अत्यंत प्रभावित किया। तलवार संप्रदाय के शिष्यों के सामने उसने ली किंगकियू से वादा किया कि वह भविष्य में निश्चित रूप से अपने तौर तरीकों को बदलेगा। बाद में ये कहानी पूरे संप्रदाय में फैल गई और एक लोकप्रिय कथा बन गई, जिससे कई शिष्यों को वीरतापूर्ण कार्यों का महत्व समझ में आया। जब वे रास्ते में अन्याय देखते तो वे किसी की जान बचा सकते थे। दरअसल किंगशियाओ संप्रदाय के भीतर इस तरह की कहानियां असामान्य नहीं हैं, लेकिन जियानडू की प्रतिभा इस कहानी को और भी अधिक पौराणिक बना देती है। युनकाई और जियानडू दोनों ही ऐसे थे, लेकिन क्यू की मदद के बिना दुनिया दो अद्वितीय प्रतिभाओं को खो देती। कई अनुभवी शिष्यों ने यह कल्पना करना भी शुरू कर दिया कि जिन लोगों को उन्होंने बचाया है उनमें शायद कुछ प्रतिभाशाली लोग भी हों जो उनकी दयालुता का प्रतिफल देने के लिए आगे आएंगे। किंगशियाओ संप्रदाय की स्थापना को 13 वर्ष हो चुके हैं और इसने शिष्यों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसकी परंपराएं जारी हैं और अधिक से अधिक शिष्य वीरता का अनुसरण कर रहे हैं और ली किंगकियू को अपना जीवन लक्ष्य बना रहे हैं। ली किंगकियू अपने अधिकांश शिष्यों से लगातार दूर होते जा रहे हैं, फिर भी उनके दिलों में उनका स्थान लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके कारनामों को आज भी पूरी दुनिया में व्यापक रूप से जाना जाता है। ची कबीले के राक्षसों के वध की खबर अब अपने चरम प्रभाव पर पहुंच रही है। अल्पविराम। जैसे ही शाम हुई, ली क्विंगकियू लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में बैठकर चाय पी रहे थे और जूजिन और जेंग युनकियाओ की योजना सुन रहे थे। लीसिफेंग के पहाड़ से नीचे उतरने के बाद जूजिन और जेंग युनकियाओ ने प्रशिक्षण हॉल का कार्यभार संभाला।
हालांकि अधिकांश समय वे पुराने नियमों के अनुसार ही कामकाज संभालते थे और आज उनके द्वारा रचनात्मक विचार प्रस्तुत करना दुर्लभ था। एक बार मिशन रैंकिंग और दाव एफिनिटी रैंकिंग शुरू हो जाने के बाद यह न केवल प्रतिभाशाली शिष्यों को गति प्रदान करेगा बल्कि उन्हें मिशन पूरा करने के लिए प्रेरित भी करेगा, जेंग युनक्याओ ने उत्साहपूर्वक कहा। प्रशिक्षण हॉल में कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दुनिया भर से अनुरोध आ रहे हैं और किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों की उपस्थिति पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन क्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह अच्छा विचार है, लेकिन इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। मेरा सुझाव है कि केवल मासिक और वार्षिक रैंकिंग ही जारी की जाए। समग्र रैंकिंग के लिए आप उसे केवल रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रकाशित न करें। जहां भी लोग होते हैं वहां की अपनी एक अलग दुनिया होती है। किंगशियाओ संप्रदाय भी एक ऐसी ही दुनिया बन गया है और हजारों शिष्यों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना कई शिष्यों का लक्ष्य बन गया है। लेकिन क्यू को अपने शिष्यों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहते कि कोई भी इस पद को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार के गलत तरीके का सहारा ले। आप सही कह रहे हैं, हमें वास्तव में इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। आपकी सोच दूरदर्शी है, हमें अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। जेंग युनक्याओ की आंखें चमक उठीं और उसने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। जू जिन ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और मन ही मन सोचा, कितना बेशर्म है। उन्होंने मासिक और वार्षिक रैंकिंग के बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन जू जिन को यह उम्मीद नहीं थी कि जेंग युनक्याओ ऐसा दिखावा करेगा कि उसने उनके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यू जेंग युनक्याओ की चापलूसी से काफी खुश हुई। सच्चाई चाहे जो भी हो, अच्छी बातें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उन दोनों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे पूरी कोशिश करें, क्योंकि प्रशिक्षण हॉल को नीरस होने से बचाने के लिए कुछ आवाजों की जरूरत थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद जू और जिन आखिरकार चले गए। लेकिन क्यू नहीं गई, क्योंकि दानव नियंत्रण हॉल का चेंग कांगहाई फिर से आ गया था। वह युवानती बंदरगाह कस्बे में एक शाखा स्थापित करना चाहता था। उसका मानना था कि समुद्र में राक्षस छिपे हुए हैं और किंगशियाओ संप्रदाय को समुद्र में रहने वाले राक्षसों की मदद की जरूरत है, जिससे भविष्य में समुद्र की खोज करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्यू सहमत हो गए और उन्होंने उसे पहले यूलिंग हॉल में रिपोर्ट करने, फिर निर्माण योजना को अंतिम रूप देने के लिए तियानगोंग हॉल में जाने और अंत में धन के लिए आवेदन करने के लिए लिंकई हॉल में जाने का निर्देश दिया। जब चेंग कांगहाई वहां से निकला तब तक अंधेरा हो चुका था। लेकिन क्यू खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। चूजिंग प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, गुरुजी, किंगशियाओ संप्रदाय दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो आप ही दुनिया का भाग्य तय कर सकते हैं। लेकिन क्यू गुफा में बने घर की ओर चली और उनकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? चूजिंग अचंभित रह गई और आश्चर्य से पूछा, मैं भूत बन गई हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पहले की तरह ही मुखौटा पहन लो। जब तक तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से ढक लोगे, मैं तुम्हें अकेले काम करने की क्षमता प्रदान करूंगा। वैसे भी तुम्हारी गतिविधि का दायरा केवल किंगशियाओ संप्रदाय तक ही सीमित है। लेकिन क्यू ने लापरवाही से कहा। चूजिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। भूत बन जाने के बावजूद भी उसके मन में ये भावनाएं थीं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर तैयार रहूंगा, चूजिंग की आंख ने अपनी उत्तेजना को मुश्किल से दबाते हुए कहा। सच कहें तो किंगशियाओ संप्रदाय के प्रबंधन के बारे में उनके मन में लंबे समय से विचार थे, लेकिन वे इतने महत्वहीन थे कि खुलकर बोल नहीं पाते थे। लेकिन क्यू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें हवा में गायब कर दूंगी। चूजिंग ने तुरंत कहा, मैं लापरवाही से कैसे काम कर सकता हूँ? मैंने पहले अदालत में जो किया था वह झाओ जी के खिलाफ साजिश रचना था। अच्छी बात है। अल्पविराम। तेज चमकते चांद और विरल तारों की रोशनी में एक भव्य हॉल में लिसिफेंग और पेई मियाओ एक तरफ बैठे थे, जबकि उनके सेनापति और रणनीतिकार नीचे बैठे थे। उनके सामने एक अन्य सामंत के नागरिक और सैन्य अधिकारी बैठे थे, जो मुख्य आसन पर बैठे लिसिफेंग के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। जूशियान नाम का ये सामंत लगभग 40 वर्ष का प्रतीत होता था। उसका चेहरा सौम्य था और वह लोगों को उदारता, ईमानदारी और आतिथ्य सत्कार का आभास कराता था। दोनों के बीच बहुत ही सुखद बातचीत हुई और चारों ओर हंसी गूंज रही थी। एक घड़ा शराब पीने के बाद लिसिफेंग ने जूशियान की ओर देखकर कहा, श्रीमान जू, आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली 3 वंश हैं, काय, लियो और पेई। इन तीनों वंशों में अब शक्तिशाली शासक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं रही और वे अपने अपने राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। महान ली राजवंश ने अंततः 9 प्रांतों को एकजुट कर दिया है। हम उस युद्धरत राज्यों के काल में कैसे लौट सकते हैं जब 9 प्रांतों पर अलग अलग लोगों का शासन था? यदि ऐसा हुआ तो दुनिया निरंतर युद्ध में उलझी रहेगी और लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी।